Good morning, everyone. Good morning, Morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Good morning. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So in the last class, we were doing the concept of effective potential. Okay, so we'll continue that. Effective potential. Okay. So why did we introduce the effective potential? Okay. To mathematically convert 2D problem into a 1D problem. Okay. 1D program. So in central force motion, we have the two coordinates r comma theta. Okay. But if we want to study the motion in just r parameter, okay, then we can use the concept of effective potential. Okay. So now tell me, what was V effective? V effective kitna tha? It was just the original potential plus L square over 2mr. Okay. So this was the V effective. Okay. So in terms of this, now the energy was half m r dot square plus V effective into r. Okay. So effectively, we have converted the 2D problem into 1D problem. Okay, in which we just study the variation of r with time. Okay. And for gravitational potential, qualitative analysis we did. Gravitational central force. Gravitational central force. Okay. We studied the form of V effective. Okay. So form of V effective was, this is R and this is V effective. Okay. And we said that the potential looks something like, sorry, the potential looks something like this. Okay. Okay. And this is R naught. Okay. So R naught is the equilibrium point. So R naught is the equilibrium point of R. Okay. That means if the energy is such that the particle is here. Okay. Then we said that the particle will perform what? Circular motion. Circular orbit होगा. क्योंकि उसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है आर नॉट, चेंज होने की संभावना ही नहीं है कुछ, क्योंकि एनर्जी जो है इतनी है. समझ गए? Yes, sir. तो एनर्जी जस्ट इतनी है कि वी इफेक्टिव हो जाए. आर डॉट तो जीरो ही हो पाएगा, है ना? तो आर डॉट जीरो है मतलब चेंज इन रेडियस जीरो है. चेंज इन रेडियस जीरो है मतलब कि मोशन क्या होगा? सर्कुलर होगा. मतलब इफेक्टिवली जो है पार्टिकल अभी भी मोशन तो 2D में ही कर रहा है, बट हम केवल आर के मोशन को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. अब मान लो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई मैंने और एनर्जी इतनी कर दी सपोज. तो देखिए अब एनर्जी इतनी कर दी तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के बीच में ऑसिलेट करेगा आर. यस सर. है ना? तो ये हमने देखा था कि दिस इज R1 एंड दिस इज R2. तो ये हमने देखा था एनर्जी जो थी, दिस वाज करस्पॉन्डिंग टू विच कर्व? इलिप्टिकल इलिप्स, है ना? तो ये इलिप्स में था, और इलिप्स में किस तरीके से था? ये इस तरीके से था, है ना? और ये फोकस से कर रहा है. तो ये जो था वो था R1, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ये R1, और ये था R2, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस. ये ठीक है. ओके. और सर्कुलर के लिए कंडीशन क्या लिखवाई थी मैंने? सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन थी कि वी इफेक्टिव का मिनिमा होना चाहिए.
है ना? तो फॉर सर्कुलर मोशन क्या कंडीशन थी बताइए? dv effective by dr equal to 0. बिल्कुल सही बात है। डेल वी इफेक्टिव At the last, at del r at r is equal to r naught is R0 is equal to 0. so from here we can find the radius of the circular orbit. ठीक है, ओके, तो ये आपको बात क्लियर हो चुकी है। ओके, अब देखिए एक बार इसमें, सपोज ऑर्बिट सर्कुलर है, ऑर्बिट सर्कुलर है ना, ऑर्बिट सर्कुलर है मतलब कि उसका आर नॉट है रेडियस, आर नॉट है रेडियस। अब देखिए मतलब कि पार्टिकल जो है यहां पर है मिनिमा पे, है ना, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बस उतनी है कि वी इफेक्टिव जो है नॉन जीरो है और आर डॉट जीरो है, मतलब एनर्जी इज वी इफेक्टिव आर, इतना है। ठीक है, अब सपोज मैंने पार्टिकल को थोड़ा सा पर्टअप कर दिया इधर, मतलब उसका आर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आर थोड़ा सा बढ़ा दिया मतलब उसको इधर कर दिया मैंने, है ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट में आर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या दिखेगा कि पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, मैंने थोड़ा सा आर बढ़ा दिया। समझ गया बात? मतलब जैसे आप सोचेंगे कि जैसे सैटेलाइट मान लो अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा थ्रस्ट दे दिया ताकि वो सर्कल से बाहर निकल जाए। समझ के बाद क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा सर्कल से सपोज बाहर है, थोड़ा सा ऐसा, तो इफेक्टिवली यहां पर क्या दिखेगा कि थोड़ी सी मैंने उसकी रेडियस बढ़ा दी है ऐसी, तो थोड़ी सी रेडियस बढ़ा दी है, तो हमने पोटेंशियल वाले कर्व में देखा था स्टेबिलिटी एनालिसिस में, थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम तो इधर देखिए स्लोप किधर है, पॉजिटिव है, Yes. Yes, Yes. sir. तो पॉजिटिव है तो फोर्स किधर होगा, Negative. नेगेटिव होगा, मतलब कि जो फोर्स होगा वो रेडियस को कम करने की कोशिश करेगा। Yes. Yes, sir. तो हमने रेडियस को थोड़ा सा पर्टअप किया है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा ताकि वो रेडियस को कम कर दे, तो फोर्स इस तरीके से इसको कम करने की कोशिश करेगा। बट अब रेडियस कम होगी यहाँ पे, तो इनर्शिया के कारण थोड़ी सी अंदर भी चली जाएगी रेडियस, है ना, अब थोड़ी सी अंदर चली गई मतलब पीछे चली गई, अब पीछे चली गई तो स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, तो फोर्स पॉजिटिव है तो वो रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, Yes. हाँ, sir. Yes. बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से Stretching बढ़ाने की process. कोशिश करेगा ये, अब बढ़ाएगा बढ़ाएगा इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे आएगा, लेकिन उसके पास कुछ इनर्शिया है Inertia. तो वापस आउट चले जाएगा, है ना, फिर Stretching वापस से जैसा इधर हो आएगा। जाना, sir. तो इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट रेडियल ऑसिलेशन करेगा, हाँ। है ना, Yes, sir. थोड़ा सा पटअप किया मैंने, है ना, तो इफेक्टिवली यहाँ पर 1D में क्या ऑसिलेट हो रहा है, आर, और यहाँ पर भी देखिए आर पहले आर नॉट था, फिर आर बढ़ा है, फिर आर मैक्सिमम पहुंचा है, फिर आर वापस आर नॉट आ गया, फिर नीचे हुआ, फिर बढ़ा है। सर इस एक तरीके बार से एनर्जी बढ़ा देने के बाद वो वापस आने का क्यों कोशिश कर, मतलब एनर्जी तो उतना हो गया तो उतने में ही रहना चाहिए। नहीं, मतलब- एनर्जी बढ़ा नहीं दिया मैंने उसको, एनर्जी बढ़ाया नहीं मैंने उसको, थोड़ा सा इधर पुश कर दिया मैंने। पर डिस्टर्बेंस बहुत छोटा होना चाहिए ना। हाँ, डिस्टर्बेंस बहुत छोटा होना चाहिए। सर मतलब डिस्टरबेंस से एनर्जी बढ़ सकता है क्या? डिस्टर्बेंस से एनर्जी नहीं, एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हम, एनर्जी तो वहां मिनिमा पे ही है, बट उस पर थोड़ा सा थ्रस्ट लगा रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। समझ गए? मतलब तो जो इसमें- ट्रैजेक्टरी है वो तो सिर्फ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब एनर्जी अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो सर्कुलर ही रहेगा, मतलब आप कुछ भी करिए वो फिर सर्कुलर ही रहेगा वो ग्राफ के हिसाब से। नहीं, एनर्जी आप बिल्कुल सही बात है बढ़ा रहे हैं, लेकिन एनर्जी आप इस ऑर्बिट में नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उसको इस तरीके से थ्रस्ट दे रहे हैं कि थोड़ा सा आर डिस्प्लेस हो रहा है, ओके ओके है ना, थोड़ा सा आर डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, सर तो जैसे हमने 1D में देखा था, 1D में Vx पोटेंशियल था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, है ना, यस इसी तरीके से। सर यस, मतलब यहाँ पर सर हम स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि है हाँ सही कहा आपने, स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है कि नहीं। हाँ स्टेबल ऑर्बिट में है, सर्कुलर में, फिर थोड़ा सा हमने चेंज किया, थ्रस्ट दिया, तो क्या होगा, तो बताइए, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल ऑसिलेशन इन ऑर्बिट। स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हाँ, रेडियल ऑसिलेशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, ये नेचुरली आकर होता है क्या? क्या हुआ? नेचुरली आकर होता है क्या, मतलब हाँ, ऐसा? नेचुरली भी ऐसा हो सकता है,
हो सकता है पर हाँ पर सर ऐसा मोस्टली ऐसे सब लोग वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमते रहते नो नो बट नेचुरली देखिए क्या होता है कि कुछ जो हम एग्जाम्पल नहीं जैसे आपने देखने देखा को होगा कि इसरो या नासा में कभी कभी क्या होता है कि सैटेलाइट थोड़ा अपने पाथ से हट जाता है तो वो क्या करते हैं कि रॉकेट से थ्रस्ट लगा देते हैं उसके ऊपर, तो उसको प्रॉपर ऑर्बिट में रख देते हैं वो, फिर ऑसिलेट उसको करने नहीं देते वो, फिर जैसे इधर आया तो उल्टा थ्रस्ट लगा देंगे ताकि वो सर्कल में घूमता रहे। अगर पार्टिकल मान लो किसी वजह से डेविएट भी हो जाता है सैटेलाइट आपका, तो वो इस तरीके से थ्रस्ट लगा देते हैं ताकि वो सर्कल में घूमता रहे, वो ऑसिलेट नहीं कराते। क्योंकि देखिए नेचर में क्या होता है, नेचर के पास तो थ्रस्ट है ही नहीं ना, जो अब प्लेनेट है तो प्लेनेट के पास तो इंजन है नहीं कुछ, तो प्लेनेट तो जैसा घूमना होगा वैसे ही घूमेगा। बट हमारे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट इज मैन मेड, तो उसमें इंजन हो सकता है सोलर एनर्जी से पावर्ड, है ना, और वो इंजन थ्रस्ट लगा सकता है, तो वो हम उसको ट्यून कर सकते हैं उसका ऑर्बिट को। सर कोई मान लीजिए कोई प्लानिटरी बॉडी है जो ऐसे हाँ सर्कुलर प्लेनेट लिया ऑर्बिट है। पे है हाँ और कोई एस्टेरॉइड है जो इतनी सफिशिएंट मास का है कि वो उस नहीं नहीं, लगाने एस्टेरॉइड है के तो वो capable इस है। तरीके से ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास नहीं इन नहीं द सर, फर्स्ट प्लेस थ्रस्ट देने वाला कोई है ही नहीं ना। नहीं एस्टेरॉइड जब उसको हिट कर रहा है उस प्लानिटरी बॉडी को तो अच्छा वो अच्छा, वैसा ओके, थोड़ा सा थ्रस्ट ऐसा प्रोवाइड कर रहा हाँ है कि वो you're राइट, you're राइट। हाँ अगर तो फिर वैसा मान लो प्लेनेट घूम रहा है अपना आराम से सर्कुलर ऑर्बिट में, देन एस्टेरॉइड हिट्स तो थोड़ा सा ऑर्बिट से उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो देन इट विल डू दिस। सही कहा। ओके सर। ओके, अब बताइए सर ये रेडियल ऑसिलेशन है, तो रेडियल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, है ना। क्या करते थे उसके लिए, हम पहले के निकालते थे। Yes, sir. कैसे निकालते थे के? रूट ओवर v डबल डेरिवेटिव के पोटेंशियल होता का था डेल टू वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, है ना। और फिर ओमेगा आपका क्या होता था? अच्छा फ्रीक्वेंसी हाँ ओमेगा होता था अंडर रूट के बाय एम। समझ गए बात? सेम एनालिसिस जो हमने 1D पोटेंशियल सर एनर्जी में किया था, सेम टू सेम एनालिसिस यहाँ पर भी होगा। बट अब देखिए यहाँ पर एनालिसिस मैथमेटिकली 1D में कर रहे हैं, बट आप 2D में समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है यस सर। ना, ऑर्बिट ऑसिलेट हो रहा है। सर ये जो फार्मूला हम लोग लिख पा रहे हैं ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर अंडर के अपॉन एम, हाँ इसका मतलब सर एसएचएम कर रहा है। हाँ एसएचएम कर रहा है आर में। देखिए आर में एसएचएम कर रहा है ना, आर 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 नॉट है, फिर बड़ा, फिर घटा, फिर बड़ा, फिर घटा, तो आर में एसएचएम कर रहा है ये। मतलब प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है प्रोजेक्शन नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर। जो है कि इसे जो ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बॉडी, हाँ तो उसका एसएचएम हम देख रहे हैं, तो वो तो एसएचएम प्रोजेक्शन ही करेगा ना। प्रोजेक्शन To and नहीं, fro। मान लो यहाँ से इसके अबाउट सेंटर है, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसके अबाउट सर्कल मोशन कर रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी है ना आर, वो ऑसिलेट कर रही है, डिस्टेंस ऑसिलेट कर रही है। तो यहाँ पर आर नॉट है, फिर यहाँ डिस्टेंस बड़ा 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 सेंटर से, फिर यहाँ बड़ा, फिर वापस कम हुआ, फिर कम होते होते मिनिमम पे आ गया, फिर आर नॉट। तो इस तरीके से डिस्टेंस ऑसिलेट कर रही है सेंटर से। ओके सर। सर यस सर हम एक ऐसा पोटेंशियल सर ले लें कि ये जो कर्व है वो सीधा हाँ। उल्टा हो जाए, उसका कर्व क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। अच्छा कर्व अगर उल्टा हो जाएगा तो बताइए, कर्व सपोज इस तरीके से हो जाए इफेक्टिव का, तो ये पॉइंट स्टेबल होगा क्या? नहीं सर अनस्टेबल तो नहीं वही होगा, पूछ रहे तो इसके अबाउट इक्विलिब्रियम नहीं करेगा ना वो। मतलब वो सर्कुलर मोशन करेगा उसी पॉइंट पर, लेकिन बिल्कुल सही अनस्टेबल कहा आपने। अगर सर्कुलर मोशन करना हो तो कर सकते हैं यहाँ पे, बट वो बहुत फ्रेजाइल सर्कुलर मोशन होगा, बहुत वल्नरेबल, है ना, कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो गया काम से फिर तो वो, भार जैसा, है ना। यू राइट। सर अगर पार्टिकल अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता तो फिर ये ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होता। नहीं नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में होता तो देखिए, इलेप्टिकल ऑर्बिट में कहीं पे भी होता तो वो दैट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके राइट। यस ओके, अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये लिख लिया आपने, है ना। और देखिए दिस एनालिसिस इज ट्रू फॉर एनी पोटेंशियल, है ना, ये हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल के लिए लिखा है, लेकिन ये एनालिसिस तो किसी भी पोटेंशियल के सही है ना। सर इसमें एक डाउट था सर। हाँ पूछिए। जैसे कि केपलर के हम लोग जब थर्ड लॉ पढ़े थे, तो वो जो हम लोग टी स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए क्यू आया था, तो हाँ। मतलब थर्ड लॉ को हम लोग हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं। थर्ड लॉ को हार्मोनिक लॉ हार्मोनिक लॉ बोलते हैं, हाँ, तो उसका क्या है?
यस सर, अब इसमें है कि अगर हार्मोनिक है उसका ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट केवल सर्कुलर है ना, यस सर, तो इसीलिए। मुझे ये जानना है कि सर वहां पे जो था इलिप्टिकल ऑर्बिट, हाँ, उसमें भी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मतलब यही आता है, कुछ कांस्टेंट उससे मल्टीप्लिकेशन होता है? नहीं नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन इस तरीके से थोड़ी करेगा वो, क्योंकि वो पहली बात तो ये जो एनालिसिस किया है हमने वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड किया है ना, तो वहां पर नहीं करेगा वो। सर मुझे मेनली ये मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस सर्कुलर ठीक है, ऑर्बिट। एक मिनट आपका लेते हैं डाउट, एक मिनट। पहले एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अ पार्टिकल इज moving in a particle is moving in a circular orbit. Particle is moving in a circular orbit under the central force, under the central force Vr is equal to half k r square. Vr is equal to half k r square. If it is perturbed, if it is perturbed radially, if it is perturbed radially, then find the frequency of radial oscillations. Okay, omega निकालना है, radial oscillations. ठीक है, तो now tell me, if Vr is this, then what is V effective? V effective is nothing but Vr plus L square by twice mr square. तो Vr है आपका half k r square plus L square by twice mr square. अब उसने कहा कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो पहले आप सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस निकालो और उसके बाद उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालो, निकालिए सब। हाँ जीत, आप क्या पूछ रहे थे बताइए। मैं ये पूछ रहा था ना कि जो कैपलर्स लॉ है तो उसमें हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। हाँ, t तो, is proportional to a to the Yes, power sir. 3/2. यस, तो उसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो उसका टाइम पीरियड आता है हमारा 2 पाई a to the power 3/2 स्क्वायर रूट अंडर m अपॉन k। ओके, यस। अब से यहाँ पे अगर हमारा सर्कुलर ऑर्बिट हम कंसीडर किए हुए हैं, फिर भी मेरा आ रहा है मतलब स्क्वायर रूट अंडर k अपॉन m फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड तो हमारा स्क्वायर रूट अंडर m अपॉन k होगा। तो सर इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट दोनों ही के लिए टाइम पीरियड यहाँ सेम मतलब हो रहा है। अरे कुछ देखिए, आप different हो रहा कंफ्यूज कर रहे हैं अजीत। देखिए, जो हमारा टाइम पीरियड मैंने आपको लिखवाया था वो टाइम पीरियड था कि ऑर्बिटल टाइम पीरियड था वो, है ना, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो फुल ऑर्बिट कितने देर में करेगा, और यहां पर जिस ऑर्बिट, समझ के बाद जो लिखवाया था मैंने। यस सर। और अब यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं कि पार्टिकल को पर्टअप किया मैंने तो वापस से यहाँ पर कब आएगा वो, समझ गए, तो ये साइकिल है। ओके सर, मतलब ये जो एक वेव तरह बन रहा है उसका वो टाइम पीरियड है। हाँ, ये इसका टाइम पीरियड है, ओमेगा ऑफ रेडियल फ्रीक्वेंसी। ये Okay, ये sir. ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं है ये। यस अभी सर। मैंने निकलवाया है ये रेडियल फ्रीक्वेंसी की, बड़ा रेडियस बढ़ा, फिर R0 पे आया, फिर घटा, फिर वापस R0 पे आया। तो इस तरीके से ये पीरियड रिपीट करेगा। ये गया है दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड और ये छठा पीरियड ना, समझ गए बात। तो वो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो रेडियल ऑसिलेशन का है, वो टाइम पीरियड ऑर्बिट का है। ओके सर। ओके, ठीक है सर इसका ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसका डबल आ रहा है रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी से। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है? डबल सर रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी से। रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी? 2√k/mRS। अच्छा, हाँ ओके। सर। तो सबसे पहले तो आप मुझे 2√k/m रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बताइए, R0 बताइए क्या है आपका?
सर L² by km का 4th रूट सर। अच्छा, L² by mk का 1/4। हाँ सर। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट निकालना है R0। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टेबल ऑर्बिट निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्टेबल के लिए डेल V इफेक्टिव बाय डेल R, मतलब मिनिमा एट R0 इज 0। ओके, नाउ डेल V इफेक्टिव बाय डेल R एट R0 इज 0। तो डेल V इफेक्टिव बाय डेल R में क्या हो जाएगा, यहां पर है R स्क्वायर, सो इट विल बी K R माइनस L² बाय M R क्यूब सेकेंड टर्म का इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका R0 आ जाएगा, R0 विल बी L² बाय mk टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आ गई। अब इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, तो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा तो k इज इक्वल टू क्या होगा, जो k यहां पर k वाला है फोर्स कांस्टेंट, ये k दूसरा वाला है, तो k यहां पर क्या होगा, del 2 V इफेक्टिव बाय डेल R स्क्वायर एट R0। तो del 2 V बाय डेल इफेक्टिव क्या है, del 2 V इफेक्टिव बाय डेल R स्क्वायर। इसका एक और बार, है ना, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो k माइनस क्या आएगा सर -3 k प्लस आएगा ना, सर +3 L² m R के पावर 4 R4 हो जाए। और एट R इज इक्वल टू R0, है ना, R इज इक्वल टू R0। तो आपका आ जाएगा del 2 V इफेक्टिव, मतलब k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका k प्लस 3L² बाय m और R0 टू द पावर 4 यहां से लिख देंगे, है ना। सर कितना आ जाएगा, L² बाय m के। ओके, तो आपका आ जाएगा जो कांस्टेंट है आपका वो आ जाएगा m से m कैंसिल, 4k आ जाएगा, यस सर है ना, 4k आ जाएगा। तो आपका ओमेगा आ जाएगा √k बाय m, मतलब √4k बाय। सर इसे बिना वी इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट यूज करे भी कर सकते हैं। क्या हुआ, बिना वी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करे भी करा जा सकता है। बिना V इफेक्टिव के, कॉन्सेप्ट को यूज करे। बिना V इफेक्टिव के कर सकते हैं, तो फिर उसमें आपको रेडियल बस वो निकालना पड़ेगा R डबल डॉट। सर यस, इसमें जस्ट सर पोटेंशियल से यदि फोर्स निकाल रहा है F इक्वल mv²/r को दे, तो वो भी जो रेडियस आएगा वो तो सर होगा सर्कुलर का, हाँ सही कहा आपने। ऐसे भी हो सकता है। वो R0 जो है आएगा, लेकिन उसके बाद V इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, उसके बाद आप ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताइए। R0 तो आप सही कह रहे हैं, निकाल दिया आपने कि फोर्स FR इज इक्वल टू -mv²/r, बिल्कुल करेक्ट। सर इसके सिचुएशन में हमेशा R0 निकालना पड़ेगा पहले। Yes. हाँ, R0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए जब हम करते थे Vx वाला क्वेश्चन, Vx और x वाला इस तरीके से, तो इसके अबाउट ऑसिलेशन निकालना, तो सबसे पहले तो हम स्टेबल ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिट का रेडियस निकालते थे ना, स्टेबल का मतलब Yes, x निकालते थे ना, कहाँ पे है X नहीं। x0, और उसके बाद में फिर देखते थे कि मिनिमा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने ये चेक किया कि मिनिमा है कि नहीं, यस सर। हाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमा आएगा बट चेक करना पड़ेगा। सर मेरा एक डाउट है सर। यस सर मतलब आपने जब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का बताया था, मतलब यस एक एनर्जी रहता है लेस देन 0 बट नॉट मिनिमा, तो यस सर आपने तब R1 R2 का वो दो कंस्ट्रेंट्स के बीच में मूव कर सकता है करके आपने बोला था वो Yes. स्टेबिलिटी एनालिसिस के हिसाब से। तो यस, सर अगर R1 R2 के बीच में अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो फिर उसका टोटल एनर्जी भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं नहीं, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है ना,
सर तो मतलब वो समझ में नहीं आया, अगर R1 R2 ही नहीं रहे हैं और उससे R1 R2 के बीच में कोई भी R हो रहा है तो फिर टोटल एनर्जी तो चेंज हो रहा है ना उस हिसाब से। नहीं नहीं, ये वही तो बोला मैंने। देखिए यहाँ पर, यहाँ से रिलीज किया तो जब यस सर। R1 पे है तो सारी की सारी एनर्जी, देखिए R1 पे है तो R1 पे है तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यस सर। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है मतलब इस पॉइंट पे R डॉट जीरो है, यस सर। तो R डॉट जीरो है मतलब ये जीरो है, यस। तो सारी की सारी एनर्जी वी इफेक्टिव है, तो पूरी की पूरी एनर्जी वी इफेक्टिव है। ओके सर। अब जैसे ही इधर जाएगा तो नीचे आएगा इधर, यस। यस तो सर। वी इफेक्टिव कम होगा, यस सर। और जो रिमेनिंग होगी वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक में, तो ये काइनेटिक में बढ़ जाएगा। ओके ओके। यस सर। समझ गए? जैसे हमने देखा था उसमें, उसके केस में कि नीचे जब एकदम इस पॉइंट पे होता है तब सारी की सारी पोटेंशियल होती है, फिर नीचे जाएगा तो पोटेंशियल कम होगा, काइनेटिक बढ़ेगी, है यस। ना? फिर yes. यहाँ पर जो है पोटेंशियल मिनिमम होगा, काइनेटिक मैक्सिमम होगी, फिर अदर एंड पॉइंट पे जाएगा तो वापस से सारी की सारी पोटेंशियल हो जाएगी। तो देखिए Yes. यहाँ पर सारी की सारी पोटेंशियल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी R डॉट जीरो है। ओके ओके। यस। ओके, सर यस। जो मेजर एक्सिस के दो एंड में ही R डॉट क्यों जीरो है? क्या क्या मेजर एक्सिस? आप जो बोले R डॉट जो दो जगह में जीरो होगा, हाँ, तो वो दो जगह में ही क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर से पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ना, इस- तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो आर थोड़ी चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, आर तो वही का वही है। ओके सर। लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, तो अब इसके असाइनमेंट्स आपको करने हैं। सर आपने वो इक्वल टू जीरो और ई ग्रेटर देन जीरो का केस नहीं बताया था सर। कौन सा वाला? सर उसमें वो ग्राफ में इक्वल टू जीरो और ई ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ई इज इक्वल टू, यहाँ पर बात कर रहे हैं? यस सर। यहाँ पर तो देखिए हमने देखा था कि ई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सर्कुलर है, ई लेस देन जीरो पे इलिप्स आता है। अब यहाँ पर जैसे पार्टिकल है तो यहाँ पर पार्टिकल का केवल एक टर्निंग पॉइंट है, ये। यस सर। तो एक ही टर्निंग पॉइंट है मतलब कि ये एनर्जी जीरो पे है, तो ये ऑर्बिट जो होगा एनर्जी जीरो पे, ये पैराबोला होगा। ये लिखवाया था ना मैंने? सर वो पैराबोला है करके हम एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं? पैराबोला है करके एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं मतलब? सर मतलब वो एक्सेंट्रिसिटी से ही बोल सकते हैं ना, एक्सेंट्रिसिटी से। एक टर्मिनल पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, वो तो ऐसे क्लियर है, बट अगर एग्जैक्ट कर्व देखना है आपको तो वो तो एक्सेंट्रिसिटी से ही पता लगेगा। ओके सर। और एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, और इसके ऊपर है तो इसके ऊपर एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है ना? तो यहाँ पर कर्व क्या होगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला। ओके, सर न्यू इक्वल टू जीरो पे पैराबोला होगा ना? किस पे? और इज उससे जो इक्वल टू जीरो मैक्सिमम पे, होगा यस यस, पॉजिटिव। हाँ। न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? क्या हुआ? न्यू टाइम पीरियड पूरे रोटेशन का वो तो इंक्रीज कर जाएगा ना? किस पे? फिर से आप रिपीट करिए क्वेश्चन एक बार। सर रेडियल ऑसिलेशन जो है हो हाँ, रहा है, उसकी वजह से जो टाइम पीरियड था पूरे रिवॉल्यूशन का वो तो इंक्रीज कर जाएगा ना? तो नया न्यू टाइम पीरियड कैसे पता करें? नहीं अच्छा, नया टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। नहीं नहीं, वो नया टाइम पीरियड वही का वही रहेगा मैम। टाइम पीरियड वही रहेगा? हाँ हाँ, वही रहेगा। तो बहुत फास्ट है ऑसिलेशन। अच्छा हाँ, तो जैसे ये जो ऑसिलेशन होगा ना, ये बहुत फास्ट होगा,
तो इस तरीके से ऑसिलेशन होगा कि पार्टिकल अगर नहीं ऑसिलेट होता और यहां से यहां जाता, उतनी देर में ऑसिलेट होकर यहां से आ जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, अगर आपसे मान लो ये पूछा जाए क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसी में, कि बताइए एक ऑर्बिट जब कंप्लीट करेगा तो उसमें कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे, तो निकाल सकते हैं आप, हाँ सर। है ना, कि तो निकाल सकते हैं ना कि एक टाइम पीरियड निकल आएगा, एक टाइम पीरियड तो ऑर्बिट वाला हाँ सर। है ना, और एक टी प्राइम आपका ऑसिलेशन वाला है, तो टी बाय टी प्राइम इतने आपके रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, इतने अच्छा। ऑसिलेशंस हो जाएंगे। ऑसिलेशन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये वी हाँ। इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। अब आप सर असाइनमेंट 9 भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी पीछे होगा असाइनमेंट्स। सर यस, तो जो जो एक्सिस दिया है वो तो भी इफेक्टिव का एक्सिस था ना, तो उससे यस, हम एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे हैं उस एक्सिस? एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे ना, एनर्जी इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव आर, तो ये तो पोटेंशियल है। तो भी इफेक्टिव ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा उस तरीके से? नहीं, मैंने क्या बताया था, जब उस केस में वीएक्स ग्राफ होता है और तो ई का एक लाइन बनाओ, ई का लाइन बनाओ, तो जहां पे कट करेगा वो टर्निंग पॉइंट होंगे, मतलब वहां पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी वी इफेक्टिव होगी। फिर जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा तो वी इफेक्टिव कम होगा, तो एनर्जी अब काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके सर। तो ये एनर्जी काइनेटिक है। सेम एनालिसिस। सर यस, सर एनर्जी को हम इतना भी ज्यादा नहीं कर सकते ना कि वो फिर जाके इवेंचुअली जीरो हो जाए और वो पैराबोलिक पाथ में ओवरशूट कर जाए। हाँ हाँ, इतना भी नहीं कर सकते। मतलब छोटा करेंगे तभी सर टाइम पीरियड वो एक्स्ट्रा जो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वो एक्स्ट्रा जो परटर्वेशन हमने डाला है उसको उसको यूज करके वो टाइम पीरियड सेम कर दे रहा है। मतलब अभी भी एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी ना इसमें। हाँ, एनर्जी तो अभी भी नेगेटिव ही है। टोटल एनर्जी। ओके, सर आपने क्या बताया वो टी प्राइम और टी प्राइम भी तो आपने बोला सेम आएगा ना इस ऑसिलेशन के लिए, हाँ या हाँ, फिर छोटे वाले के लिए आपने बोला सर वो टी प्राइम? नहीं नहीं, मैंने बोला कि अगर एक आपको बोला रेडियल जाए ऑसिलेशन। कि एक ऑर्बिट में जब पूरा घूमेगा तो उसमें कितने रेडियल ऑसिलेशन हो जाएंगे, मतलब कितनी वेव्स बनेगी इस तरीके की, तो मैंने बोला तो था एक एक तो आपका टी ऑर्बिट का है, तो टी ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टी ऑसिलेशन, ओके सर। है ना, इतनी सर आपकी। ऑर्बिट का जो सर ओमेगा निकालना होता है सर, उसका एंगुलर मोमेंटम का यूज कर सकते हैं जे स्क्वायर नहीं, ऑर्बिट का टी तो मैंने लिखवाया था ना, जैसे पूछा था किसी ने, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 8 टू द पावर 3/2, ऑर्बिट का टी तो निकाल चुके हैं पहले हम, है ना। ऐसे भी तो सर हो सकता है एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर हाँ, मोमेंटम पता हो। ओके, अब करेंगे 78 क्वेश्चन नंबर। सारे चैप्टर खत्म हो गया। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। इसके अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो असाइनमेंट आप 9.1 और 9.2 अब ट्राई कर दीजिए, ठीक है। आज हम असाइनमेंट 8 अब डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो सर तो अभी सेंट्रल फोर्सेस पूरा खत्म हो गया क्या? सेंट्रल फोर्सेस खत्म हो गया है, और इसमें आपको मेरे दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने हैं, मैं आपको जब असाइनमेंट डिस्कस करूंगा तब लिखवा दूंगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस, वो आपको बस रिमेंबर रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कोलिजन्स असाइनमेंट। असाइनमेंट 8.1 कोलिजन्स। ये 8.2 तो ये है ना मोमेंटम एंड इंपल्स, कोलिजन तो 8.2 पे। क्या हुआ? हाँ, 8.1 मतलब 8.2 है मोमेंटम एंड सर इंपल्स, ठीक कोलिजन। है, मोमेंटम एंड इंपल्स, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, 1 मिनट, अभी 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। अभी मेरा अर्जेंट कॉल अटेंड करना है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके सर।
तुम लोग असाइनमेंट्स कर पा रहे हो क्या सारा का सारा? सारा का सारा तो नहीं हो पा रहा है। लगभग तो टोटल नहीं होता है। यार सर को मेरे तो बोलते बहुत हैं ना क्वेश्चन भाई, बचे हैं। ऐसे वो थर्मो वाले सर का स्ट्रेटजी लगाने यार कि आज 30 तक दिया, मतलब स्टार्टिंग से 30 में से इतने क्वेश्चंस दिए, फिर अगले दिन डिस्कस कर ले। ऐसे बड़ा लोड बढ़ते जा रहा है यार। 8.1, 8.2, फिर अभी 9.1 आके बैठा है सर पे। और ऐसे में डिस्कस नहीं करा है ना। और एक बात और सर सारे डाउट्स डिस्कस करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। थर्मो वाले सर सारे डाउट्स नहीं लेते थे। अगर आपने कंप्लीट कर लिया डेजिग्नेटेड टाइम पे तो कर लिया, वरना यू हैव टू मैनेज अमंग सर तो यार हम लोग इसलिए भी नहीं बोल पा रहे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे कि वो सर कहेंगे कि तुम लोग मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे क्यों सिखा रहे हो पढ़ाना। तो थोड़ा एक बार सब मिलके कोऑपरेट करके ऐसा बोलो भाई। सर वो सजेशन टाइप, ऑर्डर टाइप, ज़्यादातर लोग ऑर्डर टाइप बोलते हैं तो छुरा लगता है, बट ऑर्डर टाइप कोई नहीं बोलता है भाई, सब सजेशन रिक्वेस्ट ही टाइप करते हैं। सजेशन टाइप दोगे तो ठीक, सर मान ही जाएंगे। सर इज वेरी फ्लेक्सिबल अराउंड हाउ ही टीचेस। तुम लोगों के बैचेस में जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट का तुम लोग का आया है क्या? बाकी के जो बैचेस है, मई और मार्च, हाँ आ गया। जुलाई क्या? अच्छा तुम लोग का सबका टेस्ट है ना? ये है, हाँ सभी की थी। यार इस सर को बोलते हैं ठीक है ना, अभी थोड़ा सारे बैचेस वाले मिलके एटलीस्ट बोलना भाई, ये चीज बड़ा लोड बढ़ते जा रहा है भाई। अभी हम लोग का ईएमटी भी नहीं हुआ है। अभी ईएमटी का असाइनमेंट भी सर करवाएंगे, फिर क्वांटम का भी है, एक साथ 4-5। ये डिस्कशन नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अचानक से मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस होके फिर दूसरा सब्जेक्ट लैग करने लगता है। 5 मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, कोई पूरा नहीं हुआ है। और क्या यार, बहुत दिक्कत। पहले स्मूथली चल रहा था वो, जब मैकेनिक्स वाले वो सर, सही सही था। बताऊं तो नहीं था इसमें ना, मैकेनिक्स वाले इसमें सर नहीं तो। इसमें हम लोग का भी प्रॉब्लम हो गया है। 5 मॉड्यूल अभी सॉलिड नहीं हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चालू भाई कर दिए। वही सॉलिड सॉलिड स्टेट भी, भाई सॉलिड स्टेट भी मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है उसको, कुछ नहीं हो पा रहा है। मैकेनिक्स तो आधा कॉन्सेप्चुअली समझने में टाइम लग जा रहा है खुद से बैठ के। कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्वांटम थोड़ा भी सर क्वांटम भी पूरा नहीं हुआ है। ऑसिलेशन भी स्टार्ट कर दिया है, आधा आधा सब किया है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं तुम पढ़ना लोग है का भी उसमें। मेन इशू मैकेनिक्स को लेके हो रहा है कि और सब्जेक्ट्स को लेके हो रहा है? मैकेनिक्स को लेके हो रहा है मेरा तो। भाई बिल्कुल मैकेनिक्स मैकेनिक्स को से ही हो प्रॉब्लम रहा नहीं, मैकेनिक्स है। क्वांटम में प्रॉब्लम नहीं, मैकेनिक्स प्रॉब्लम में है। सर जो है ना, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, तो पहले उनको पढ़ाने के बाद ना उसको पहले डिस्कशन बिल्कुल पहले कर ले तो ज्यादा कंप्लीट ठीक करना है, नहीं तो चाहिए बाद चाहे में जो पढ़। भी टाइम लगे। अभी यार अभी बैठते हैं ना, अगर मान हाँ लो वो सर पिछला हम बोले कोई थे कह रहे बोले थे क्वेश्चन। पहले वो बोले थे कि अब जैसा चलेगा कि वैसा जो क्वेश्चन फंसा उसी समय सॉल्व कर ले, बोले सर थे। को हाँ ऐसा ये क्यों लग रहा बोले है? तो, लेकिन सर को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग मतलब लेट हो जाएगा अगर एक साथ इकट्ठे डिस्कशन नहीं करेंगे? तो मतलब एटलीस्ट वो करना चाहिए था। जैसे आज 9 पॉइंट खत्म हुआ, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक तो ऑलरेडी हो हाँ चुका है, अब इसको भी समय 9.1 पड़ेगा। लगाएंगे। 8.1 और 2 का भी हाँ प्रॉब्लम है। 8.1 to 8. मैकेनिक्स ये में ही ज्यादा टाइम बर्डन चला बनी, जाता है ये भाई। वाला स्ट्रेटेजी थोड़ा। सर को सर बोलते आपका हैं डाउट यार। ये ले लिया क्या सर? थर्मो में ऐसा नहीं था। थर्मो में बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखो स्मूथली है कि सर ने चैप्टर खत्म करा है, उससे रिलेटेड और डिस्कशन कर लिया। लेकिन अभी इसमें थोड़ा इश्यू हो रहा है भाई, बोलते हैं सर को कि सर पहले 8.1 8.2 कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ आगे वही बढ़े, चाहे जो टाइम लगे, अब 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, इसको खत्म करिए। वो आगे सिलेबस कंप्लीट करते जाते, आगे सिलेबस कवर करो, फिर पिछला क्वेश्चन उठा के पिछला थ्योरी पढ़ो, सारा टाइम मैकेनिक्स ही पढ़ते रहो। वो होता है कि ऐसे होने पे ना एक जगह सारा इकट्ठा भी रहता है तो सही रहता है। अब जैसे और क्या। अभी बता रहे हैं 8.1 मैंने वो इकट्ठा रहते हैं तो बहुत क्लियर होता है। सर को बोलना ठीक है या है तो। अब सेंटर ऑफ फोर्स में भी 150 क्वेश्चन है उसमें भी करना है। मैकेनिक्स के तो बहुत बड़ा है यार। नहीं है ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा कंपाइल वे में करना चाहिए। ओके, यस।
हाँ क्या कह रहे थे अभी, क्या हुआ मैकेनिक्स सर में? मैं क्या? बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कह रहे हैं सर कि मैकेनिक्स का भी पूरा डाउट डिस्कशन कर लेते हैं सर, जो भी पेंडिंग है, चाहे 3 दिन लगे या 4 दिन लगे सर, क्योंकि सर बर्डन हो जा रहा है, तो और भी सब्जेक्ट से भी लोड बढ़ते जा रहा है, सिलेबस कम बचा है काफी, तो हाँ उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है सर। अगर क्योंकि सर मैकेनिक्स में 100 150 क्वेश्चन है सर उसमें, और हाँ उसको हाँ लगाने बैठेंगे तो आगे का भी वो छूटेगा ना सर, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है नहीं जैम। तो सर हाँ हाँ हम लोग का कहना है कि सर एक बार जो पेंडिंग डाउट्स है ना 8.1 8.2 उसको खत्म ही कर लेते हैं सर एक गो में, अब जो हाँ भी हाँ टाइम लगे। यस नहीं, उसके बाद 8.1 8.2 और फिर सेंट्रल फोर्स भी। हाँ सर, सर मतलब सेंट्रल फोर्स भी खत्म सर ही कर लेते हैं। सर एक सजेशन यही था कि आप बता दें कि आप हम लोग कौन कौन से असाइनमेंट करके आ जाएं और उसी अगले दिन उसको डिस्कस कर लें, या फिर तो इस यस थर्मो में सर ऐसा करते थे कि वो जितना पढ़ाते थे उसके हिसाब से उतने क्वेश्चंस वो होमवर्क दे देते थे और अगले दिन डिस्कस करते थे सर, और वो एक डेजिग्नेटेड टाइम ही रखते थे कि इतने में ही मुझे डाउट नहीं बट क्लियर मैम, करना मैंने है। आपको 8.1 8.2 तो कब से दे रखा है ना, फिर आप बोल रहे हैं अभी तक नहीं किया। सर वही सर बात है तो ना, मतलब एक एक डेडलाइन दे दें सर कि उसके डेडलाइन बाद नहीं नहीं होने करना की है। वजह से ओके बहुत ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करते ठीक है, हैं ठीक, लोग। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। So question number 2. A flat plate is constantly being bombarded from one side by particles of mass m. Okay, if the number density of the particles is rho, then they strike the plate with speed v along the normal to the plate. The pressure exerted on the plate is, okay, so there is a plate, ठीक है, प्लेट पे जो है पार्टिकल्स जा रहे हैं इस तरीके से, स्ट्रीम जा रहा है पार्टिकल्स, इस तरीके से स्ट्रीम जा रहा है पार्टिकल्स इधर। ओके, तो पूछना है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द प्लेट इज, ठीक है, तो पार्टिकल्स इतने जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। तो अब बताइए मुझे, केवल अगर एक पार्टिकल जा रहा होता वेलोसिटी v से, है ना, है ना, एक पार्टिकल जा रहा होता वेलोसिटी v से, तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता, ठीक है, तो इसका p इनिशियल कितना है, mv है, राइट, यस सर। p इनिशियल इज mv, ओके, और यहां पर जाके वो फिर उसको हिट कर जाएगा, है ना, तो p फाइनल 0 है, ओके, सो व्हाट इज f df, मतलब f ऑफ वन पार्टिकल कितना है, df1 कितना है, dp बाय, या फिर डेल्टा ऑफ वन पार्टिकल इज डेल्टा p बाय डेल्टा t। सर पीएफ 0 कैसे? pf 0 कैसे है, तो मतलब वहां पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा ना, अगर पार्टिकल बाउंस बैक होता तो बोलता क्वेश्चन में। अच्छा सर, नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि वो नीचे को गिर जाएगा। हाँ, वहां जगह पार्टिकल रुक गया। अगर वो पार्टिकल वापिस आता ना, रिटर्न करता, तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करता। ओके सर। तो एक पार्टिकल के द्वारा कितना फोर्स लग जाएगा यहाँ पे, बताइए, एक पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दिस इज mv बाय डेल्टा t, हाँ सर। ओके, तो एक पार्टिकल इतना फोर्स लगाएगा, तो बताइए डेल्टा टी टाइम में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, डेल्टा टी में सबसे पहले तो ये इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे, ताकि वी डेल्टा टी तो लेंथ हो जाएगी इसकी, है ना, और पार्टिकल की डेंसिटी कितनी रो दे रखी है ना, नंबर डेंसिटी, ओके, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एक पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहा है, डेल्टा F1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इस सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू नंबर डेंसिटी, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सपोज एरिया ए है, तो a इंटू लेंथ है vdt, ये vdt है लेंथ, ये तो आपका वॉल्यूम हो गया, इनटू नंबर डेंसिटी कितना दिया रखा है, रो,
इनटू डेल्टा F1 मतलब mv बाय डेल्टा t मतलब dt। ठीक है, तो आपका फोर्स आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया ए नीचे ले जाएंगे इज इक्वल टू dt से dt कैंसिल हो जाएगा, m v स्क्वायर इंटू रो। और फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर होता है। प्रेशर आपका आ गया रो m v स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आपके अभी पैरेलली कितने कोर्सेज चल रहे हैं, मतलब कितने टॉपिक्स चल रहे हैं? 5 और 5 तीन चार चार चल रहा है। 5 अच्छा कोर्सेज अच्छा, सर। ओके ओके। तो सब 5 आप सर। बोल तो 5 सबके सर, असाइनमेंट्स 5। अपने अपने होते होंगे? हाँ हाँ सर। सर बिल्कुल। ओके, कुछ का तो करा भी नहीं है सर, क्योंकि उनका तो पता भी नहीं है कि वो डिस्कशन करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं। एसएसपी का जैसे सिलेबस खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, एक पार्ट हो गया, लेकिन अब डिफ्रैक्शन लॉ तक होता है, वहां तक हो गया, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ है सर असाइनमेंट का कुछ भी। और ऑप्टिक्स वाले सर, ऑप्टिक्स का भी मतलब बहुत ही रैंडमली ऑप्टिक्स का भी नहीं हुआ है सर बिल्कुल। पोलराइजेशन तक खत्म हो गया, लेकिन डिस्कशन इंटरफेरेंस तक नहीं हुआ इंटरफेरेंस है। का भी नहीं तो ये ढंग से टाइम हुआ। कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हो पा रहा है क्या? टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए? सर नहीं सर, मैनेजमेंट सर सर थोड़ा इशू है सर, मैनेजमेंट का इशू है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टीचर्स तो सर है बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ा रहे हैं सर बिल्कुल, लेकिन वो टाइम से अगर क्लासेस नहीं लगाएंगे सर तो कैसे डिस्कशन नहीं होगा, टेस्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं करवा रहे सर। अभी इंटरफेरेंस का टेस्ट हुआ है सर और पोलराइजेशन खत्म हो रखा है, मैनेजमेंट को बोल के भी रखा है सर, तब भी रिस्पॉन्स हो जाएगा वो करते हैं बस। ओके, एक्चुअली कंस्ट्रेंट आपके जैम में ये होता है ना कि जो आपका जैम का सिलेबस है दैट इज अराउंड 4 इयर्स ऑफ सिलेबस, बीएससी ऑनर्स का सिलेबस है, अगर आप टीएफआर जस्ट इन सबको इंक्लूड कर दें इसमें। यस तो दैट सिलेबस इज बीएससी ऑनर्स सिलेबस एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट सिलेबस इन 6 months, राइट? सो दैट इज अ चैलेंज। नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि असाइनमेंट्स के डिस्कशन नहीं हो पा रहे ना, तो एक ड्राइविंग फोर्स भी मिसिंग हो जाती है सर वहाँ पर। ओके, और यस सर, दिस इज द अगर केस, एकदम परफेक्ट एस दिस इज हैपनिंग विद ऑफलाइन स्टूडेंट्स आल्सो। वहां पर भी बच्चे परेशान है, मतलब जैसे आप लोग तो बोलते हो कि असाइनमेंट डिस्कस करो, वहां पे तो मैं बोल बोल के थक गया हूं कि असाइनमेंट करूंगा, वो करते ही नहीं असाइनमेंट। सो नाउ आई विल एक्सप्लिसिटली आप लोगों ने जो डाउट पूछे वही मैं खुद से करा दूंगा कि भाई चलो कम से कम कर तो लो। सर आप सर आप डेडलाइन दे डेडलाइन दे दीजिए सर। दीजिए और डोंट टेक डाउट्स आफ्टर द डेडलाइन। सर जैसे ऐसे आप अभी मुझे सेंट्रल फोर्स का दिया तो फिर उसका एक डेडलाइन दीजिए, कल हाँ, परसों सर। या फिर कभी भी, मतलब ठीक है, जैसे आज 9th है तो फिर 11th को एक डेडलाइन दे कि 11th के बाद कोई सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चंस नहीं होगा। ओके तो ओके, तो सब हाँ, सर। सबके सब 11th तक करके आ जाएंगे, तब सब डाउट्स आप एक साथ कर सकते हो, तो फिर यस वापस यस, नहीं आएंगे सेंट्रल फोर्स। ओके और उसके बाद मत करिएगा सर, मतलब आप भी थोड़ा हाँ स्ट्रिक्ट सर, रहेंगे इन चीजों आप में भी तो फिर। स्ट्रिक्ट रहेंगे सर तो फिर ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ओके। सर और ये थर्ड के रिलेटेड, मतलब आपने जब डेरिवेशन कराया था तो मतलब मैं जब रिवाइज कर रहा था तो एक डाउट आया सर, पूछो जिसमें क्लास में। ये जो ऑब्लिक एंगल पे जेट स्ट्रीम है, हाँ सर वही वाला, उसी के यस। रिलेटेड। सर उसमें जब आप डेरिवेशन कराए तो उससे डाउट है सर, अभी पूछो या फिर क्लास के बाद पूछो। नहीं नहीं, तो उसमें डेरिवेशन में डाउट आपका क्या है? एंगल कॉस स्क्वायर थीटा वाला है? हाँ सर, मतलब आपने जब वो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया था तो आपने a इंटू एच किया था, लेकिन h को आपने vdt ना लेकर उसका प्रोजेक्शन लिया, vdt हाँ, cos का कुछ तो लिया। देखिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है, और यही इसीलिए ये भी डाउट होगा ना इसमें। यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम है, बट अब जो है ऑब्लिक इस तरीके से हो रहा है ना, थीटा एंगल पे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो एक साथ जाएगा मूवमेंट होगा मास का, वो इस तरीके का होगा मास का मूवमेंट, ये और ये, समझ गए? इस तरीके का मास का मूवमेंट होगा, है ना। देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स तो इस सिलेंडर की एक सरफेस ही लगाएगा, ठीक है, बट वो सिलेंडर का आकार इस तरीके का होगा, शेप, ठीक है। तो सिलेंडर आपका इस तरीके का है। अब जो है पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो ये है v dt, है ना, ये आपकी लेंथ है सिलेंडर की, यस ना। सर। तो देखिए
कोई भी सिलेंडर होता है ना, उस सिलेंडर का अगर आपका इस तरीके का होता सिलेंडर, तो ये H है और ये एरिया है, तो इसका वॉल्यूम तो होता है A इंटू एच। ओके, यस सर। बट अगर कोई ऑब्लिक सिलेंडर है ना, तो उसका एरिया होता है A और ऊपर वाली पैरेलल प्लेट और नीचे वाली पैरेलल प्लेट के बीच में हाइट, ये है ना। तो वॉल्यूम यहां पर भी होगा A इंटू एच, बट यहां पर H क्या होगा, लेंथ नहीं होगा, यहाँ पर H होगा जो ऊपर वाली प्लेट है सर्कुलर और नीचे वाली प्लेट है उनके बीच का, जैसे पैरेललोग्राम में होता है। ओके ओके, यस सर। है ना, तो यहाँ पर देखिए ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, लेंथ तो ये है, बट इनके बीच का हाइट कितना है, ये है L cos थीटा। ओके ओके, तो एक cos थीटा तो V से आ जाएगा, क्योंकि V cos थीटा जो है Vy पे होगा, इधर होगा, है ना, इम्पल्स का डायरेक्शन V cos थीटा है, और एक cos थीटा वॉल्यूम से आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब सिर्फ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है, मतलब कैसे भी शेप हो। हाँ ओके सर। है ना, जैसे जैसे मान लो आपका जैसे रेक्टेंगल है आपका, तो रेक्टेंगल में ये आपका सपोज A है और ये B है, तो A इंटू बी होता था एरिया, ठीक है, बट आपका सपोज ये है कि ये तो A है और ये B है, इस तरीके से, है ना, तो हम A इंटू बी नहीं लेते थे, हम ये A इंटू ये हाइट लेते थे, यस सर। है ना, A इंटू एच, क्योंकि देखो इस तरीके से करते जाएंगे तो H 0 होगा तो एरिया 0 हो जाएगा ना। यस सर। ओके, तो सर इसमें सिलेंडर तो ये सर एक्ट तो ऐसा सिलेंडर ही करेगा ना? देखिए सिलेंडर इस तरीके से जाएगा आगे, बट सिलेंडर इस तरीके से मूव करेगा, बट शेप सिलेंडर का टिल्टेड है। अच्छा, ओके, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, डाउट शायद आपका cos स्क्वायर थीटा वाला ही होगा, है ना। ओके, तो सिर्फ टिल्ट, तो यहाँ पर दो cos थीटा आएंगे, एक cos थीटा आएगा वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी का केवल और केवल इधर वाला कंपोनेंट इंपल्स लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा, तो वो cos थीटा, और एक cos थीटा आएगा आपका वॉल्यूम से, तो दो cos थीटा आ जाएंगे। ओके, लिख लिया ये सबने? सर लेकिन यहाँ पे 2 कैसे आएगा सर, मतलब ऑप्शंस में 2 टू है क्योंकि इसने बोला इलास्टिक कोलिजन, ओके सर, मतलब 2 टाइम्स तो रिटर्न होगा, तो Yes, यहाँ पर जैसे mv था ना, तो p फाइनल माइनस mv है, तो mv माइनस mv, तो 2 mv हो जाएगा। यस सर, यस। यहाँ पर इलास्टिक स्पेसिफिकली दिया है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया एल्गोरिथम आपका, सिंपली कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो सिंपलेस्ट केस लेना है, अगर कुछ दिया हो तो स्पेसिफिकली इसमें दिया हो इलास्टिक कोलिजन। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है? आंसर गलत आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है क्या? सर इसको कैसे अप्रोच करना वो भी डाउट है सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसमें सीधा सा दिया हुआ है कि M1 है, ब्लॉक A है M1, एंड B है M2, C है M3, और ये है A1 से चल रहा है, दिस इज गोइंग विथ A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। ओके ओके, तो अब देखिए इसने बोला है कि व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3, यस सर। ये होगा ना। तो M1 है, M1 कितना है? 1 kg। M1 1 है, M2 2 है, 2 और M3 4 है, और A1 1 है, A2 2 है, और A3 1/2। तो M1 जो है 1 इंटू 1 प्लस M2 जो है 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1/2, तो 1 प्लस 4 प्लस 2,
तो 7 न्यूटन। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स 7 न्यूटन आएगा। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन आप बोल रहे गलत दे रखे हैं। यस सर। हाँ हाँ हाँ, यस सर। इसको करेक्ट कर लीजिए, आंसर आपका 7 न्यूटन आएगा। सर और इस प्रॉब्लम में मतलब हर पार्टिकल का ऐसे मोशन कैसे होगा सर, मतलब वो एक बार आप बता सकते हैं क्या? पार्टिकल का मोशन देखिए वो इस तरीके से होगा कि मतलब ऑसिलेशन टाइप होगा इसमें। सर तो मतलब हर ए भी मतलब स्प्रिंग का वो कंप्रेशन भी मतलब डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा, वो कैसे, मतलब हर पार्टिकल का अगर इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें क्या है कि हम जब वो करेंगे ना एसएचएम और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्पोजिट ऑसिलेशंस, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के इसके नॉर्मल मोड्स किस तरीके के, वही पूछ रहे हैं ना आप कि किस तरीके से ऑसिलेट होगा ये, मतलब यस, मतलब स्प्रिंग वो किधर हर जाएगा। बॉल कैसे मतलब मूव करेगा, हाँ हाँ वही, कंप्रेशन तो कब ये होगा? हम एक आपका चैप्टर है स्पेसिफिकली, मैं आपको लेग्रांजन के बाद में कराऊंगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स। ओके, ओके सर। तो उसमें क्या होगा कि एक स्प्रिंग का तो हमें पता है कैसा होता है, अंडर रूट के बाय एम से, है ना। यस सर। बट इफ देर आर मल्टीपल स्प्रिंग्स एंड मल्टीपल ब्लॉक्स, और तो किस तरीके से ऑसिलेशन होगा, उनके नॉर्मल मोड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे फिजिकली, वो सब हम उसमें देखेंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। A ping pong ball of mass m in floating in the air by a jet, तो ये मास m का है, फ्लोटिंग इन द एयर, और इधर से जेट स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसके ऊपर एक फोर्स mg लगेगा, यस सर। mg लगेगा, और उस mg को बैलेंस इस स्ट्रीम का फोर्स कर रहा है ना। समझ गए बात? यस सर। यस सर। ये हो रहा है। ओके, तो देखिए वाटरफॉल डेड का मतलब क्या है सर यहाँ? वाटरफॉल्स डेड मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि वाटर की यहाँ पे स्पीड है ना, वहां पर जाने के बाद स्पीड 0 जा रही है, वाटरफॉल्स डेड का मतलब ये पोटेंशियली है ना, मतलब कि P फाइनल 0 है, कुल मिला के बात ये, समझ गए? Momentum is completely transferred to the ball. यस यस, इसका मतलब ये ये तो सर स्पीड तो सर बॉल की दे रखी है ना फाइनल। क्या हुआ सर, ये स्पीड जो है वो बॉल की दे रखी है ना। नहीं नहीं नहीं, इफ वाटर स्ट्राइक्स द पिंग पोंग बॉल विद स्पीड v, तो वाटर v से जा रहा है, वाटर v से जा रहा है। सर बट ये अच्छा, तो हाँ। ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है वाटर का, तो फिर ये नीचे तो आएगा ही ना सर पानी, तो उसका भी मोमेंटम कंसीडर करेंगे। नहीं नहीं, उसने यही तो बोला है कि उसको फॉल्स डेड, मतलब वहां पर जाके फिर बात खत्म हो गई, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। वो नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। अरे उसने दे रखा है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि डेड वाटरफॉल्स डेड, तो मतलब आपको डेड लेना है उसको। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस सूखले पानी को तो फिर वो आ ही हाँ, नहीं रहा ये है भी नीचे। हो सकता है ना। ओके। तो आपको आप लॉजिकली आपका सही है इंट्यूशन, बट क्वेश्चन में उसने बोला ही फॉल्स डेड, मतलब बात खत्म। ओके, तो एफ क्या होता है, डीपी बाय dt, फोर्स बाय दैट, सेम एनालिसिस है ना। अब बताइए पी इनिशियल कितना है, हमसे पूछा क्या है इसने, रेट ऑफ मास फ्लो। अच्छा ओके, तो बताइए डीपी बाई डी टी क्या होगा, v से जा रहा है ना, v से जा रहा है, तो d बाई डी टी ऑफ एम वी। ओके, तो ये आपका फोर्स है। अब v से जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका कितना रेट से जा रहा है फ्लो, dm बाई डी टी इंटू वी, है ना, सबका वेलोसिटी तो v है। और अब ये वाला फोर्स जो है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि F इज इक्वल टू क्या है, mg है ना। अच्छा, यहाँ पर m जो है आप ध्यान रखना, m यहाँ पे पिंग पोंग बॉल का है, और यहाँ पर ये इसको कैपिटल M बोलता हूँ, ये कैपिटल M जो है वो वाटर का है। तो D
कैपिटल M बाय dt इज इक्वल टू mg बाय v। ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब कि जो नीचे से वाटर आ रहा है वो पर सेकंड में इतना मास आ रहा है, इतना मास आएगा तब जाके उसको फ्लोटिंग बॉल को वो बैलेंस कर पाएगा। सर क्वेश्चन 5 में हमने सर स्प्रिंग का इलोंगेशन वगैरह कंसिडर नहीं किया सर, उसमें तो देखिए ऐसा स्प्रिंग का, मेंशन। देखिए स्प्रिंग के जो सारे फोर्सेस होंगे इंटरनल होंगे ना, है ना। हाँ हाँ इंटरनल फोर्सेस, ये जो F एक्सटर्नल में आगे आता है M1 A1 प्लस M2 A2, यहाँ पे F एक्सटर्नल आता है ना, यहाँ पे अच्छा हाँ सर। इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि A के ऊपर अगर इधर लगेगा तो B के ऊपर उतना इधर लगेगा, हम्म, है ना। इंटरनल फोर्सेस जो इक्वेशन होती है यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, F एक्सटर्नल। ओके सर। ओके, सर इस वाले 8th वाले क्वेश्चन में सर मोमेंटम कंजर्व करा सकते क्या, मतलब किसमें, इसमें 8th वाले में? 8th वाले में, हाँ 8th यस वाले में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं क्या, मोमेंटम कंजर्व मतलब करा नहीं सकते हैं मतलब मतलब। नहीं मतलब अगर वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, ग्रेविटी लग रही हो, बट हाँ आपने बोला था ना कि सर उस केस में मतलब बहुत टाइम कम होता है तो हाँ हाँ उस हाँ केस हाँ, में तो जितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है ना ये, उतना ही फोर्स को बैलेंस कर रहा है ये, नीचे से वाटर ट्रांसफर कर रहा है ना मोमेंटम। यस यस सर, तो वो जो फोर्स दे रहा है वाटर वो उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है mg वाला। हाँ हाँ ओके। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 है ओके, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बाकी है, 16 15 और 20। ओके, तो अभी आपके बाकी हैं क्वेश्चन नंबर 13 15 16, फिर आपका बाकी है 20 23 और MSQ 2 और NAT 1, ये बाकी है, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 में क्या डाउट आ रहा है, बताइए आप मुझे। जो क्लास में था उसके जैसा ही है वो तो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 में एग्जैक्टली वही तो है ना हो जो गया सर, ये हो वही गया। वाला है, कौन सा वाला, जो थर्ड वाला है, थर्ड, यस सर, हो गया सर। है ना। तो देखिए इसमें क्या डाउट क्या है किसी का, मतलब डाउट क्या आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। cos देखिए स्क्वायर अल्फा नहीं है इसमें। 20 में सिर्फ डिफरेंस बताऊं क्या है इसमें, जो हमने थर्ड किया था उसमें ये था, और थर्ड में जो एंगल था ना वो एंगल नॉर्मल से था, है ना। यहां पर जो 20 में एंगल दिया ना, ये यहां से दिया अल्फा, समझ के बात, हॉरिजॉन्टल से। तो वहां पर cos स्क्वायर अल्फा था, तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह अब क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर साइन अल्फा आ स्क्वायर जाएगा, अल्फा। स्क्वायर अल्फा। सर है लेकिन ना। ऑप्शन में साइन स्क्वायर है ही नहीं। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, हाँ ठीक है, इसको साइन स्क्वायर कर लीजिए फिर आप। ओके सर। अच्छा, और इसमें भी देखिए आप स्पेसिफिकली बोल रहा है रीबाउंड्स विद सेम स्पीड v, यस है ना। मतलब तो 1 आएगा कि यस 2 सर। आएगा, फैक्टर सर में 2 2 आएगा, 2 आएगा। हो आएगा हाँ सर। 2 आएगा फैक्टर में, और साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, है ना, बाकी सेम है। तो 20 आपका हो गया यहाँ से। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
सर एक बार 21 बता दीजिए। कौन सा वाला? सर 21। हाँ हाँ, एक मिनट। 21, ओके। देखिए आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि अभी जो है, अब जैसे जैसे आपका टाइम जैसे आएगा वैसे वैसे कोर्सेस बढ़ते जाएंगे और आपके असाइनमेंट्स और टेस्ट वगैरह बढ़ते जाएंगे ना, तो अब प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मतलब मैंने क्या किया था, मैंने आपको शायद बता रखा होगा। तो उसमें क्या कीजिए, आप जब कोई असाइनमेंट कीजिए ना, तो असाइनमेंट जब भी कीजिए तो सबसे पहली बात तो जैसे क्लास नोट्स की हमने, तो आज मैंने पढ़ाया कुछ सेंट्रल फोर्स का या कुछ, तो वो घर जाकर पहले तो रिवाइज कीजिए आप प्रॉपर, है ना। सबसे पहला काम तो आपको होना चाहिए कि जो क्लास में आज पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में आप उसके फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसके, है ना। समझ गए बात, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? यस है ना। सर। शॉर्ट नोट्स मतलब कि कितने टाइप के प्रॉब्लम है और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, क्योंकि जैसे जैसे बर्डन आएगा ना, वैसे वैसे इट इज मोर अबाउट योर टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट रादर देन योर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो फिर आप प्रेशर में कौन सा स्टूडेंट कितना हैंडल कर पाता है, वही फिर उसकी रैंक आती है, फिर सिलेक्शन होता है ना। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी एंड टाइम मैनेजमेंट रादर देन कंसेप्चुअल मैनेजमेंट। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो कि इनिशियली इतने मतलब असाइनमेंट्स नहीं कर पाते थे, बट उनका आखिरी में मैनेजमेंट अच्छा रहा, वो प्रेशर से अच्छे से कोप अप कर पाए, तो इस कारण उनका फिर सिलेक्शन हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियली बहुत इंथुजियास्टिक थे, बट बाद में क्या हुआ कि असाइनमेंट्स बढ़ते गए, प्रेशर बढ़ता गया, फिर टेस्ट आने लग गए ये वो, तो फिर लास्ट में होप छोड़ दी थी टीएफआर के बाद। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, सबसे पहला काम तो ये। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है, जैसे मैंने आपको वी इफेक्टिव पढ़ाया आज, तो इफेक्टिव पोटेंशियल का आप लिख लीजिए, इफेक्टिव पोटेंशियल लिख लीजिए आप। तो इफेक्टिव पोटेंशियल में क्या है कि फॉर्मूला लिख लीजिए, एक तो वी इफेक्टिव इज इक्वल टू वी आर प्लस एल स्क्वायर बाय ट्वाइस एम आर स्क्वायर, है ना। फिर दूसरा आपका एनर्जी लिख लीजिए, E इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव, है ना। और तीसरी बात ये, जैसे इसके लिए एक डायग्राम बनाया था मैंने, ये बना लीजिए आप साइड में, और ये लिख लीजिए कि ये है इलिप्स का है, ये जो है सर्कल का है, ताकि आपके दिमाग में आइडिया रहे कि हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में आप लिख लीजिए कि एक तो होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर फिर वही नोट्स बन जाएगा। नहीं नहीं, वही नोट्स नहीं ना, बता रहा हूँ कि इतने आपके आधे पेज में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस आर नॉट होता है। कैसे निकालेंगे कि डेल वी इफेक्टिव बाय डेल आर इज जीरो एट आर नॉट इज जीरो, है ना। तो सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। अब रेडियल ऑसिलेशन है एक कॉन्सेप्ट, है ना, रेडियल ऑसिलेशन है। तो रेडियल ऑसिलेशन में सिर्फ लिख लीजिए k इज इक्वल टू डेल टू वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर, बस हो गया बात ये। और थोड़ा और कुछ हो तो कॉन्सेप्ट, तो वी इफेक्टिव जो हमने पिछले क्लास में और इस क्लास में मिला के 1.5 घंटे का डिस्कशन किया, वो आपका आधा पेज में आ गया। और आप जैसे ही देखेंगे, आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये है, इस तरह का ग्राफ होता है, यहाँ पे ये होता है, ये ऐसा। सर मैंने ऐसा तो करने ये मैंने क्या किया था कि जैसे हर एक के, जैसे मान लो आपकी कॉपी बनती है 300 पेजेस की, तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे 50 पेज के मैक्सिमम, है ना। तो क्या है कि वो रिवीजन के टाइम पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा ना, टेस्ट सीरीज होती है या फिर अभी यूनिट टेस्ट होंगे। तो पहला काम तो सबसे पहले आप घर जाके ये कीजिए कि जो भी दिया हुआ है उसको पहले अच्छे से समझिए, है ना। समझने के बाद में अपने शब्दों में उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए फिर आप, कि जब असाइनमेंट होते हैं, तो असाइनमेंट जब होते हैं तो असाइनमेंट की आप कैटेगरीज बना लीजिए, जैसे मैंने बताया था पहले, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इजी वाले में लिख लीजिए आप कि जो आपके पहले ट्राई में हो गए, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्चुअली पूरा क्लियर है, और वो बस दे आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो इजी वाले में लिख लीजिए वाला क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1, है ना। मॉडरेट वाले में वो क्वेश्चन है जो आपसे हो गए हैं बट आपको लगता है कि दे नीड रिविजन, कि अगर इफ आई डोंट डू रिविजन ऑन टाइम देन आई मे फॉरगेट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो उसको मॉडरेट में लिख लीजिए 3। और डिफिकल्ट में वाले क्वेश्चन जो आपसे हुए ही नहीं 4। फिर आप इस तरह से कैटेगराइजेशन कर लेंगे ना हर टॉपिक का, शॉर्ट नोट्स और कैटेगराइजेशन। फिर आपको टाइम के अनुसार, जैसे मान लो यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट में मेरे पास टाइम सपोज एक ही दिन है,
तो ठीक है मैं इजी वाले रहने देता हूँ, मॉडरेट वाले रहने देता हूँ, डिफिकल्ट और इसको बस शॉर्ट नोट्स को देख लेता हूँ, तो तुरंत आपके पास रेडी हो जाएगा वो कि ठीक है ये है मेरे पास, तो प्रेशर नहीं रहेगा, है ना। सर सर वही इसमें वो तो नोट्स इस देखते हैं तरीके से सर। आपको हर एक को आपके सिलेबस को आप डिवाइड कर लीजिए, और शॉर्ट नोट तो बिल्कुल बनाइए क्योंकि आपको बिल्कुल काम देंगे वो, और आप किसी और का कॉपी मत कीजिए, आप अपने हिसाब से बनाइए, तब आपको याद रहेगा कि अच्छा ये होगा तो ये होगा। सर सर इसमें मैं सर वो कलर भी तो कर सकते सर, मतलब फॉर्मूले वगैरह हो गए सर, तो उसमें हाँ मतलब वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको मतलब रीडेबल लगे प्रॉपर, और इस तरह के होना चाहिए कि इमेज आपको देखते ही पता लग जाए कि अच्छा यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो आप बार बार पढ़ेंगे उसको तो ये हो जाएगा। सर क्योंकि बनाया है सर एक बार नोट शॉर्ट नोट्स, तो सर वही हाँ पूरे नोट्स बन जाते हैं। हाँ सर ये तो कहने का मतलब है कि रिवाइंड करने के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको एग्जाम पर्पस के लिए उन्हें कि हाँ रिवाइंड एग्जाम पर्पस के या लिए, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये तो थ्योरी हो गई, और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ये होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम है यस सर एग्जैक्टली। ना। और अगर आप और भी डिटेल करना चाहें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 2 था, 3 था, 4 था, इसमें 7 था, 8 था, 9 था, तो तुरंत आप देखेंगे ये, और ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको, अब मुझे इसको टेस्ट करना आता है कि नहीं, तो ठीक है 7 नंबर ट्राई कर लिया मैंने, 7 नंबर हो गया, चलो आगे चलते हैं, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे आप नोट्स थ्योरी में। बट सर एक प्रॉब्लम ये आता है ना, मैंने ऐसा मतलब मैं ऐसा करता हूँ, तो जैसे कि मैं ग्रेविटी का कल परसों किया था, शॉर्ट नोट बनाया 2 पेज का आया, तो उसमें कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं वो जो फॉर्मूला बेस नहीं होते हैं, तो उसमें मतलब नोट बनाने के बावजूद मतलब बाद भी जो है ना से नहीं नहीं, वो तो नोट्स इसलिए नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नोट्स इसलिए है कि आप कंसाइज मैनर में एक जगह पर है, वो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल अप्रोच जितना हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा उतना सही। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी उसके लिए, तो छोटा सा और पूछ सर जैसे दीज कि आर कोई जस्ट फॉर द टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, कि आप प्रॉपरली आप पैनिक ना करें कि भाई इतने सारे नोट्स हैं मेरे पास, तो जैसे मेरे पास आखिरी में टीआईएफआर के एग्जाम के पहले पहले मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के 50-50 हो गए थे, मतलब मेरा 300 पेज में पूरा सिलेबस हो गया था, है ना। तो उससे पहले आप रिवाइज करेंगे एक हफ्ते पहले, तो आप ठीक है असाइनमेंट सब कर लिया आपने, एक हफ्ते पहले फिर आप शॉर्ट नोट्स को देखते रहेंगे, तो फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की, अच्छा इक्विलिब्रियम वाला है तो ये करना है, इस वाला है तो ये करना है, ऐसा है तो ये करना है ना। क्योंकि इसमें दिक्कत वही है, कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर होता है, बट लोगों को दिक्कत आती है आखिरी में मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। और सर क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है वो सर प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। वो तो प्रैक्टिस, और आपको मैंने ये बताया था कि वीक पॉइंट आपको पता करना है, जैसे आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे मुझे पता है, क्योंकि वो हर बैच में होते हैं, जिनको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि ठीक है मुझे सब समझ में आ रहा है, बट जब करते हैं ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, सर हो जाता है कि हमेशा ये हमेशा ऐसा होता है, एंड दैट वाज द केस फॉर मी आल्सो। तो आपका मतलब वीक पॉइंट कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसके लिए क्या है कि आप अच्छे से, वो मैंने आपको बताया था कि आप 10 का एक पूल लीजिए, उसको 2 घंटे बैठ के आराम से कीजिए एज अ टेस्ट सीरीज। सर आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम डेडिकेट करते थे पर डे? देखिए मतलब जनरली जो मेरी क्लासेस होती थी वो डेली 5 आवर्स होती थी ना, तो 5 आवर्स के बाद में आई यूज टू स्टडी 3 to 5 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन कि कितना ज्यादा थका हुआ तो नहीं होगा, फिर मैं सर 3 to 5 आवर्स। शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट के जो टाइम है उनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? मतलब लाइक इफ यू आर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स तो 1 घंटा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एंड 4 नहीं फॉर तो 5 स्टडी। आवर्स में ये बोल रहा हूँ ना, 5 आवर्स में क्या है कि जैसे 5 घंटे में से मेरे 2 घंटे तो उसमें चले जाते हैं कि आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और अच्छे से प्रॉपरली ये करो। हाँ सर, 3 घंटे क्योंकि फिर मैं असाइनमेंट करता था। हाँ सर, क्योंकि फिर वो अच्छे से रिवाइज होते हैं, असाइनमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है। यस और यस। सर रिवीजन कैसे? नहीं रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी मैंने यही बताई ना आपको, कि इस तरह से एक बार आपके बन गए हर टॉपिक में कॉन्सेप्ट, और किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें असाइनमेंट में कौन कौन सा क्वेश्चन है, हर टाइप में असाइनमेंट में कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो फिर आप रिवीजन में देखेंगे कि ठीक है मेरा यूनिट टेस्ट है, और यूनिट टेस्ट के मेरे पास कितना टाइम है, सिर्फ 2 दिन का है, तो 2 दिन में मैं ठीक है मैं मॉडरेट और डिफिकल्ट वाले देख लेता हूँ, अगर एक ही दिन है तो ठीक है डिफिकल्ट वाले देख लेता हूँ, फिर अगर बहुत लंबा टाइम है 1 हफ्ते तो फिर मैं पूरा देखता था। सर जैसे अभी तो सर बाकी सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने तो बैठेंगे नहीं 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 सर नहीं, फिर। अभी अभी मत करो, बिल्कुल नहीं,
जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी अभी कुछ मत करो, जो चल रहा है करंटली वो वहां से स्टार्ट कर दो तुम। वही सर क्योंकि उस जो कि चक्कर में पीछे पिछले वाले के चक्कर में ये नहीं छूटना चाहिए। अभी जो हो रहा है यहीं से शुरू करो, फिर आपके पास दिसंबर के बाद में वो फ्री टाइम रहेगा, तो उसमें फिर उसको हैंडल करना। मैं अब मतलब आया हूँ, मुझे थोड़ा सा है ना कि जानना है कि मैं मतलब कि मैं सही तरीके से बना रहा हूँ या गलत तरीके से। मैं टेलीग्राम पर भेजूंगा सर, एक बार चेक कर ठीक है ठीक लीजिएगा। है ठीक है, ओके ओके सर। सर एक बार 21 भी कर दीजिए, मतलब हाँ बता- 21 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं पहले। A bullet is fired from a gun. A force on the bullet is given by this. A force on the bullet is given by this. Here F is in Newton and T is in seconds. The force on the bullet becomes 0 as given by the equation as soon as it leaves. ठीक है ठीक है। The impulse imparted on the bullet is, ठीक है। तो देखिए, तो बुलेट पे ये फोर्स लग रहा है ना, तो बुलेट पे ये फोर्स लग रहा है। तो इसने बोला है कि देखिए T इज इक्वल टू 0 पे कितना है फोर्स, 600 न्यूटन है यस यस है ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला टर्म बढ़ेगा और ये ओवरऑल कम होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब 0 हो जाएगा, है ना, तब लीव हो जाएगा ये, ठीक है। तो इम्पल्स पूछा है इसने। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर, मतलब डेल्टा पी, वेरी शॉर्ट Yes, टाइम sir. है ना। इम्पल्स इज डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होता है, एफ डेल्टा डेल्टा पी इज एफ डी टी और उसका इंटीग्रल, है ना। और इंटीग्रल कहां से करते हैं, 0 से लेकर टाउ तक। और टाउ क्या होगा, टाउ इज व्हेन एफ इज 0, है ना। ओके, तो बताइए एफ 0 कब होगा, तो एफ इज इक्वल टू 0 कब होगा, 0 इज इक्वल टू 600 बाई 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टाउ। तो टाउ आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, राइट। ओके, तो टाउ आपका इतना आ जाएगा। तो आपका डेल्टा पी आ जाएगा इंटीग्रल एफ डी टी, तो इंटीग्रल 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी डी टी, और टाइम है 0 से लेकर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस। तो यहां से निकाल लेंगे अब, है ना, इंटीग्रल करना है सिर्फ। आंसर नहीं आ रहा था सर इसका, करा था सही था। आंसर नहीं आ रहा है क्या, शायद दूसरा मेरे और किसी ने कैलकुलेशन ट्राई एरर, किया इसे, और किसी ने किया ट्राई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा सर मे बी। हैज एनीवन एल्स ट्राइड दिस क्वेश्चन। अच्छा सर, मैंने वो 2 वाला फैक्टर छोड़ दिया Yes, सर, sir. सॉरी सर। तो 2 वाला आंसर आ रहा फैक्टर है छोड़ और दिया। किसी का, यस सर ठीक यस है ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, वो अभी देखा 2 वाला फैक्टर नहीं लिया था सर 0 करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 भी बोला है आपने, एक क्या बोल रहा है 21 बोल रहा है 2 blocks of mass m1 and m2 are connected by a massless spring and placed on a smooth surface. The spring is initially stressed and released. Okay, तो देखिए इनिशियली जो है बताइए मुझे, स्ट्रेस्ड इनिशियल है m1 m2, तो इनिशियली मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उनको Yes. स्ट्रेच करके छोड़ा गया। इनिशियली पी इनिशियल तो 0 है,
तो P इनिशियल 0 है। अब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है ना? तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व होगा। Pi इज Pf, Pi इज 0, Pf इज ऑल्सो 0, है ना? तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो फाइनल भी 0 होगा। तो क्या बोल रहा है? द मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट सेपरेटली। ये सही होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए रिलीज करेंगे तो ये इधर होगा और ये इधर जाएगा, है ना? तो इसका मोमेंटम तो इधर होगा नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो, बट दोनों का सम 0 होगा। समझ गए बात? यस सर। तो सिस्टम का तो ए पार्टिकल तो आपका ए ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो इस गया। पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल की हम बात करें तो। देखिए इस पार्टिकल की बात करेंगे तो इस पे तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। यस सर, तो उसमें कंजर्व नहीं रहेगा। कंजर्व नहीं रहेगा। मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम टू ईच अदर। देखिए मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन में अलग अलग है। सर मैग्नीट्यूड में कैसे सेम है? मासेस अलग अलग है तो एक्सेलरेशन अलग अलग लगेगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मासेस तो यही बोला ना, सपोज इसका इधर P1 है और इसका इधर P2 है ना? तो P1 प्लस P2 इज 0। अच्छा यस सर, यस सर। P1 इज इक्वल टू माइनस P2 होगा ना? हाँ यस सर। तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मोमेंटम सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा, तो बी गलत हो जाएगा। सर यस, ये दोनों बॉडी की यदि हम बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है रेस्ट में है, फाइनल भी रेस्ट में होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसका जो मोमेंटम है मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम टू ईच अदर, ये बात सही है ना? मैग्नीट्यूड सेम है। The mechanical energy of the system remains constant and the magnitude of momentum of both the bodies are same to each other. ये भी सही है। ये भी सही है सर। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी यहाँ पे कुछ मतलब डिसिपेशन तो हो नहीं रहा है एनर्जी का, तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, है ना? सर इनिशियल मोमेंटम को 0 क्यों लिया, एक बार फिर से बताइए। उसने क्या बोला है कि दोनों को कंप्रेस किया और प्लेस कर दिया गया है। सर बट कंप्रेस करना है तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा ना सर, वो अपने आप तो तो कंप्रेस फोर्स लगेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वेलोसिटी होगी उसकी, कुछ कंप्रेस कर दिया है और फिर सिस्टम को रख दिया है, तो रख दिया है प्लेस्ड रखा है मतलब कि 0 होगा ना। बट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से लग रहा है? ये तो इंटरनल है ना दोनों का बीच में। सर बट स्ट्रेच कराने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बाहर से लगाया नहीं, होगा। वो एक बार हो के रख दिया है, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना सर। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है रिलीज, मतलब स्ट्रेच करने के बाद रिलीज कर दिया गया है। हाँ, तो स्ट्रेच करने के बाद रिलीज किया गया, तो यहाँ पर रख दिया गया, फिर छोड़ देगा जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं। हाँ, जस्ट आफ्टर रिलीज। अच्छा यस। तो सर इसमें तो हमने इस क्वेश्चन में तो द स्प्रिंग इज इनिशियली स्ट्रेच्ड, एक को स्ट्रेच किया है ना सर हमने, कंप्रेस दोनों मास को एक साथ किया है, मतलब ये चीज अच्छा हाँ, स्ट्रेच, सॉरी स्ट्रेच किया है, मैं कंप्रेस मान के चल रहा हूँ। स्ट्रेच किया है तो पहले स्ट्रेच करेंगे तो फिर इधर जाएगा वो, अंदर की तरफ आएंगे दोनों। तो सर अगर हम उसने दोनों स्प्रिंग्स को नहीं सर एक को ही बोला ना। अच्छा हाँ, ओके सर। देखिए आपके अभी तक इस तरह के डाउट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि सर इनिशियली 0 क्यों होगा? मतलब प्लेस्ड लिखा है उसने, प्लेस्ड एट ए स्मूथ सरफेस। तो मैंने आपको वही बोलता हूँ बार बार कि अगर कुछ ना दिया हो तो सिंपलेस्ट सिनेरियो लेके चलना है। ओके, अब एक बार देख लेते हैं 23, क्योंकि देखिए आप अज्यूम नहीं कर सकते कि एग्जाम में आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लिसिटली मेंशन किया होगा। हर एक बार ऐसा नहीं लिखेगा कि अज्यूम दैट इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। आपको क्वेश्चन से सेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला एटीट्यूड डेवलप नहीं करेंगे ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस की क्वेश्चन एग्जामिनर किस सेंस से पूछ रहा है, तब तक आप उस क्वेश्चन को अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना? इसीलिए ये वाली आदत छोड़ दीजिए कि सर ये तो दिया नहीं हुआ है तो हम कैसे मान के चलिए। आप ये वाला एटीट्यूड डेवलप कीजिए, इंट्यूशन, कि अच्छा ये दिया हुआ है तो सबसे सिंपलेस्ट केस क्या होगा, अच्छा ये होगा,
तो इससे कारण के चलते हैं। ठीक है, अगर आप वहीं पे बात खत्म कर देंगे तो फिर बस क्वेश्चन नहीं होगा, अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा, है ना। सर इन द और फिर एग्जाम, ज्यादा सर एग्जाम में हमेशा आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, और आप मतलब एग्जामिनर का सेंस क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हर बार आपको नहीं दिया होगा कि अज्यूम दैट इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। सर अगर हमें इंडिविजुअल मोमेंटम निकालने को बोला हो तो इतने डेटा से निकाल सकते हैं क्या दिया हो? इंडिविजुअल मोमेंटम अगर हमें पूछा हो इसमें तो निकाल सकते हैं क्या इसमें, मतलब M1 M2 का? M1 Just M2 का after निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। एक एक पर्टिकुलर किस पे निकालना चाहेंगे आप? किसी भी टाइम पे सर, मतलब और सर इसका मोशन कैसा होगा कि वो मोशन ऐसा होगा कि वो मतलब दोनों एक साथ अंदर आएंगे, मतलब स्ट्रेच दे तो अंदर आएंगे दोनों एक साथ। और उसके बाद सर सेम डिस्प्लेसमेंट से वो ऑसिलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे को सेम सेंटर ऑफ मास से सर सेम डिस्प्लेसमेंट होगा या हर एक का? हाँ हाँ, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि मास अलग है तो वेलोसिटी अलग होगी, वेलोसिटी अलग होगी तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेकिन टाइम के साथ वो सेम रहेगी ना, क्योंकि नेट सेंटर ऑफ एक्सटर्नल मास तो रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा। ओके, ये भी तो देखना मतलब पड़ेगा ना पोजीशन कितना चेंज नहीं हो स्ट्रेच रहा किया है। हाँ, पोजीशन चेंज होगी, दोनों की पोजीशन इस तरीके से चेंज होगी कि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। मतलब M1 डेल्टा सेंटर ऑफ x1 इज मास का M2 डेल्टा पोजीशन x2। चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा सर? नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो सर अगर हम एक किसी बाउंड्री में इसको रख देते हैं तो सर वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, नहीं पूरा स्प्रिंग उसी के विद इन वो ऑसिलेट करेगा, हाँ या जो हाँ, भी करना। वहीं पे ऑसिलेट करेगा। ओके सर। सर ये कैसे कह सकते हैं ऑसिलेट ही करेगा सर, क्योंकि अगर ये भी तो डिपेंड करता है कितना स्ट्रेच किया है उसको, अगर ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे सर तो हो सकता है वो कोलाइड कर जाए। नहीं नहीं, कोलाइड कैसे करेंगे वो? सर ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे सर तो फिर वो फिर देखिए, आप फिर एक्सट्रीम में चले गए, आप मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं चीजों को। ज्यादा स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? मतलब अगर दिया होगा स्ट्रेच इलास्टिसिटी एंड प्रॉपर्टी खो रिलीज, देगा वो। तो विद इन द स्प्रिंग की जितनी कैपेसिटी होगी वहीं तक तो वो किया होगा ना। आप ये क्यों करके चल रहे हैं कि आप कोलिजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर से उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23, एक बार 23 देख लेते हैं, उसके बाद में 13 और 16 करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 23 क्या कहता है? In the figure shown, the rate of change of momentum of the block at the moment the speed of the block becomes, ठीक है, ओके। तो ये V0 है, ये K। तो इनिशियली ये है और फाइनली बोला है उसने, क्या हो जा रहा है? फाइनली हो जा रहा है V0/2। फाइनली हो जा रहा है V0/2। फाइनल। तो बताइए, इनिशियली मोमेंटम कितना, इनिशियली एनर्जी कितनी है इसकी? स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है कितना है? हाफ m V0²। यस फाइनली कितनी है काइनेटिक एनर्जी उसकी? आप V0/2 होल स्क्वायर प्लस कुछ अब कंप्रेस हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, यस सर, हाफ के हाफ kx²। ठीक है, तो यहां से आपका हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा mV0² माइनस mV0²/4, 3mV0²/4 इज इक्वल टू kx²। तो आपका x यहां से आ जाएगा, x आ जाएगा आपका √3m/4k into V0।
x इस समय पे ये आ जाएगा। उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है किसी सिस्टम का? फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स ना। वो फोर्स क्या है? kx, स्प्रिंग के द्वारा एक ही तो लग रहा है ना kx। कितना हो जाएगा ये? k इंटू अंडर रूट ऑफ 3m बाय 4k इंटू अरे ब्लॉक का पूछा है ना, तभी हम लोग निकाल पा रहे हैं, सिस्टम का तो होगा नहीं। हाँ हाँ ब्लॉक का। तो ये आएगा √3/2 √3mk/2 इंटू v0, ये आ जाएगा। तो अभी तक आप लोगों का कोई सा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं अभी तक? थर्मोडायनेमिक्स थर्मो हो चुका है। ओके। तो थर्मो सभी बैचेस का हो चुका है या नई बैच पुरानी बैच है उनका हो चुका है? ईएमटी भी हो गया सर, मैथमेटिकल फिजिक्स 3 बार भी हो चुका है। फिजिक्स हो गया है, ईएमटी हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, और ऑप्टिक्स का मतलब ऑप्टिक्स पोर्शन तो हो गया उनके है। सबके असाइनमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं? सर सारे बैचेस पुराने का पुराने तो सिमिलर हो नहीं गए। है सर, सबका डिफरेंट है। मेरे थर्मो बैच पे का अच्छे से हो गया था सर, हाँ बिल्कुल। मतलब थर्मो वाले में देखिए ना पूरा। इनिशियल फेज में था क्या थर्मो? यस हाँ हाँ सर, सर। इसीलिए हो गया था। हाँ इनिशियल फेज में आप थोड़े रिलेटिवली फ्री होते हो तो आपका पूरा ध्यान एक ही सब्जेक्ट पे होता है। सर Yes, बहुत sir. अच्छे से हाँ सर, पढ़ाते भी थे। हाँ इनिशियली मैंने देखा है कि जब भी आप होते हो ना तो इंथुजियाज्म ज्यादा होता है। MSQ अब देख लेते हैं एक बार। 23 हो चुका है आपका। ओके तो 13, 16 MSQ 2 और NIT 1, ठीक है। 13, 16 देखते हैं अभी। पहले देख लेते हैं हम MSQ 2। MSQ 2 a net force acting a net non-zero external force acts on a system of particles. Okay, system of particles पे net external force लग रहा है, ठीक है। At any instant t, the velocity and acceleration of the center of mass are found to be u0 and a0. It is possible that, ठीक है। तो F external क्या होता है? मैंने लिखवाया था सेंटर ऑफ मास में, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, MACM। इसका मतलब है कि ACM क्या है? 0 है ना? सर नॉन जीरो ACM जीरो है। ACM तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए किसी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जरूरी है होगा कि उसकी वेलोसिटी भी 0 है? नहीं है ना? सर नॉन जीरो देके रखा है नेट एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि U जो है आपका U जो है आपका 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो इनिशियली वो डिपेंड करता है कि इनिशियली सिस्टम किस पे है। अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो वो 0 ही रहेगा हमेशा। इनिशियली सिस्टम मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है। तो A तो पॉसिबल है और आपका C भी पॉसिबल है। B और D पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। सर एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है। नॉन जीरो दिया हुआ है ना क्वेश्चन अच्छा में। नॉन जीरो दिया हुआ है। यस सर, Sorry. एक्सटर्नल नॉन जीरो है मतलब कि फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉट सॉरी ये तो ये हो जाएगा, दिस इज नॉन जीरो, तो ACM नॉन जीरो होगा, है ना। हाँ तो ACM नॉन जीरो होगा, तो ACM नॉन जीरो होगा तो U 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है फिर, ठीक है।
जी सर। तो फिर आपका हो जाएगा BOD। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती सर U0 किसी भी टाइम पे U0 कैसे हो सकता है? वो एक एक्सट्रीम केस भी ले सकते हैं जैसे SHM वगैरह में लेते हैं। है। नहीं उसमें क्या? देखिए ना, जैसे मान लो सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ, बॉल है तो बॉल को फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे U0 होता है, हाँ सर। बट एक्सेलरेशन तो -G होता है। मतलब कोई एक्सट्रीम केसेस पे को देख के हम बता रहे हैं। हाँ हाँ। सिमिलरली स्प्रिंग पे अटैच्ड ब्लॉक, तो ब्लॉक एंड पॉइंट पे एक्सेलरेशन कुछ होगा बट उसका वेलोसिटी जीरो होता है। 20 आपका ये हो गया। एक बार देख लेते हैं NAT का 1 लिख लिया ये? यस सर, लिख लिया। Now let us look at NAT 1. An explosion blows a rock into 3 parts. Two pieces of mass 1 kg and 2 kg go off at the right angle to each other. ठीक है? ओके, तो देखिए इसमें है एक रॉक है सपोज, और एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद में जो है 1 kg और 2 kg का राइट एंगल पे जाते हैं। तो एक्सप्लोजन होता है, वन kg और 2 kg का राइट एंगल हो जाता है। तो 1 kg वाला जाता है इधर, सपोज 1 kg, तो 2 kg वाला जाता है राइट एंगल पे, 2 kg वाला इसके इधर चला जाएगा। तो ये V1 है इधर और ये V2 है। तो 3 kg वाला फिर कहीं जाएगा, सपोज 3 kg वाला भी जा रहा है कहीं पे, V3। ओके, अब उसने बोला है कि हाँ, तो V1 जो उसने दे रखा है, V1 मतलब कि जो स्पीड ऑफ 1 है वो जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड। उसने दे रखा है V2 जो दे रखा है, V2 दे रखा है इसने, आपका जा रहा है कितने से 8 मीटर पर सेकंड। सॉरी, V2 स्पीड दे रखा है इसने 8 मीटर पर सेकंड, और V3 दे रखा है इसने 40 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द थर्ड ब्लॉक इज, ठीक है। ओके, तो देखिए एक्सप्लोजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल 0 है ना, रॉक रखी है एक्सप्लोड हो रही है, तो P फाइनल भी 0 होगा, है ना। तो P फाइनल 0 होगा। अब बताइए मैंने यहाँ पे P इनिशियल 0 कैसे ले लिया? इसमें तो दिया ही नहीं कि रॉक इनिशियली रेस्ट पे है। सर नहीं दिया, नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि सिंपलेस्ट केस क्या है कि रेस्ट पे होगा। अगर रॉक चल रही होती तो वो देता कि रॉक इज मूविंग विद समथिंग, है ना। समझ के बात? यस सर। तो आपको क्वेश्चन के जैसे इसमें एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है कि रॉक चल रही है, अगर तो फिर आप अगर ऐसे पूछ लेते कि सर आपको कैसे पता चला, तो फिर क्वेश्चन में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। P फाइनल होगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 ना। ये निकालना है ना सर। तो यहां से हमें निकालना है M3। तो एक काम करें, इसको M3 V3 को इधर ले आते हैं, तो M1 माइनस M3 V3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब इस इक्वेशन को एक बार स्क्वायर कर दो, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका M3 V3
m3 स्क्वायर v3 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 v1 डॉट v2 आ जाएगा, है ना। कोई भी दो वेक्टर है a प्लस बी, उसका स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी होता है। यस सर। तो बताइए v1 डॉट v2 कितना होगा, 90 डिग्री पे जा रहा है, जीरो हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा। टोटल टर्म जीरो। तो m3 स्क्वायर इंटू v3 कितना दिया हुआ है 40, तो 40 40 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर, तो m1 कितना दिया हुआ है, 1 m1 है 1, तो 1 इंटू v1 स्क्वायर, तो v1 है आपका 12 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो m2 कितना दिया हुआ है आपका हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर, 2, तो 4 इंटू v2 स्क्वायर, तो v2 आपका 8 स्क्वायर, 64। तो आपका m3 स्क्वायर इंटू ये कितना है 4 1600 इज इक्वल टू ये कितना है आपका 144 प्लस ये आपका हो जाएगा 256, तो m3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1600, 400 डिवाइडेड बाय 1600, 1/4, तो ये आ जाएगा m3 स्क्वायर इज 1/4, m3 इज 1/2, 0.5। तो मतलब 0.5 kg। सर ये ऑब्वियस भी था ना, मतलब क्योंकि बाकी के दो स्पीड से जो कम है सर रिलेटिवली, अगर देखें तो 12 और 8 है, तो इसका मास कम होना था, तभी स्पीड ज्यादा होगा, तो मोमेंटम ओवरऑल कंजर्व रहेगा। हाँ ऐसा यस यू आर राइट, 2 और 1 से कम आना चाहिए था, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम से कम आना चाहिए था। हाँ कम आना चाहिए था, क्योंकि देखिए इनकी स्पीड्स कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा, तो स्पीड ज्यादा है तो मास कम होना चाहिए। हाँ सर, यस सर। इसमें एंगल पूछेगा तो एंगल ही बता सकते हैं ना, कितने एंगल पे वो गया है। एंगल बता सकते हो बिल्कुल, ओके, तो ये आपका हो गया है। सर अब 16 आपके नंबर आपने बताया नहीं सर, 16 क्या? नंबर में एक बार 16 नंबर में बस ये बता दे सर कि वो एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करके हमें देखना नहीं पड़ेगा। 16 और 13 मैं कल कराऊंगा, ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको आखिरी में छोड़ा है, ये दो कल कराऊंगा। ओके है ना, 13 और 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़े लंबे जाएंगे इसीलिए। 13 में लंबा तो नहीं है सर, नहीं मतलब 13 लंबा नहीं है, बट उसमें बस एंगल देखना है आपको, बस और कुछ नहीं है। एंगल, हाँ सर ठीक हाँ है। वो एंगल देखना है बस, तो पॉलीगन में एंगल कितना होता है वो चेक करेंगे हम, ठीक है। तो 13 बचा है हमारा, 16 बचा है, बाकी फिर कल असाइनमेंट 2 भी स्टार्ट कर देंगे 8 पॉइंट। सर और वो सेंट्रल फोर्स का भी जैसे आपने बोला था डेडलाइन दे दीजिए तो अच्छा हाँ, तो आज क्या है आपका, संडे है, संडे और 10th है ना आज, 9th है, वेंसडे सर, वेंसडे को करके आएंगे सर। हाँ सर वेडनेसडे को हम मतलब करके आ जाएंगे पूरा, अब वेडनेसडे को ठीक है। तो आज क्या 9th है 10th है? 9th है सर, 9 है सर, 9 है सर। तो ठीक है, आप वेडनेसडे कल परसों में हम 8.2 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्स। आंसर प्लीज सर उसके बाद फिर मत करिएगा, क्योंकि वो खींचने लगता है। अरे सर अभी ऐसा उसके बाद में फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं ना यार, तो अब मना तो नहीं कर सकते। सर तो वो ग्रुप में क्लास के बाद कर लीजिए सर। देखिए हाँ सर, कंस्ट्रेंट्स क्लास होते के हैं ना बाद। सबके, कि किसी के पास टाइम नहीं होता, क्या नहीं होता। सर अभी 5.1 भी बाकी है ना अभी। तो हाँ, तो उसके बाद में हम 5.1 कर लेंगे। तो बट पहले आप एक बार वेडनेसडे को आप ग्रेविटेशन और सेंट्रल फोर्स वाला 9 वाला असाइनमेंट करके लीजिए। ओके सर। सर वो उसका असाइनमेंट अपलोड सर करवा दीजिए।
असाइनमेंट अपलोड वो वाला मोमेंटम वाला कि ग्रेविटेशन वाला? नहीं सर, ये 9.1 ठीक है ठीक है। कल भी यही डिस्कस होगा ना 8.12 का जो बचा है अभी? कल जो है 8.1 और 8.1 के तो 2 बचे हैं और बाकी 8.2 के बचे हैं, वो करेंगे। और परसों भी हाँ होगा। सर, हाँ सर, वही करिएगा सर अभी। थैंक यू सर। सर ओके इसमें जी। अगर हमें एंगल निकालना होता सर थर्ड हाँ। वाले का मास, सर वो फिर किससे निकालते हैं? नहीं, एंगल निकालना होता तो आप ये देखते हैं कि फिर ये 3 kg वाला इधर कितने से जाएगा, क्योंकि इधर ये V1 से जा रहा है। एक्स कंपोनेंट सर। हाँ, तो एक्स कंपोनेंट वाला देखते हैं और वाई कंपोनेंट वाला देखते हैं। अच्छा, उससे फिर हम हाँ, इक्वेट P, करा देते हैं। हाँ PX और PY का इक्वल करा ओके देते हैं। जैसे ये 1 kg वाला ये V1 से जा रहा है ना इधर, यस सर। 3 kg वाला इधर V1/3 से जाएगा, अच्छा है ना, क्योंकि ओवरऑल 0 होना चाहिए। और इधर 2 kg वाला V2 से जा रहा है ना, नहीं V1/3 से नहीं, V1/m3 से, है ना सर। यस सर। यस सर क्वेश्चन ओके। 23 में सर डाउट था सर, जो आपने बताया था अभी। क्या हुआ? 23 क्वेश्चन से डाउट था सर, थोड़ा एमसीक्यू में जो आपने 23 बताया। आपने बताया था ना सर अभी। 23 में जस्ट 1 मिनट। हाँ सर इसमें ये कह रहे हैं कि ब्लॉक जब v/2 मतलब स्पीड जब अचीव करेगा, हाँ, तो आपकी आवाज सर थोड़ी कम है। सर ये कह रहा हूँ कि ब्लॉक जब v/2 मतलब स्पीड अचीव करेगा, तब वो स्प्रिंग तो मतलब पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं होगा ना, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी मतलब वो मोमेंटम में जो चेंज आएगा ब्लॉक हाँ के द्वारा, तो वो हाँ। फोर्स जो लगाएगा वो फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना स्प्रिंग के फोर्स से, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। और ये जो नहीं, बैलेंसिंग कंडीशन, फोर्स कौन सा लगाएगा? ये जो ब्लॉक पे जो सर जो फोर्स लग रहा मतलब हाँ, ब्लॉक आगे पे तो की ओर जा स्प्रिंग रहा फोर्स लगाएगा kx। है। ये सर लेकिन जब फिर भी वो आगे की तरफ मूव करेगा ना, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती हाँ उस हाँ, ब्लॉक आगे में, की तरफ करेगा, सही कहा आपने। तो मतलब एक प्रकार से देखें तो उस पे भी फोर्स लग ही रहा है सर ब्लॉक पे। ब्लॉक पे मतलब फोर्स लग नहीं रहा है, वो ब्लॉक अपने इनर्शिया की वजह से आगे चल रहा है। तो सर ये मतलब आपने kx कर दिया सर मतलब उसको मैंने ये मोमेंटम। लिखा ना कि उसने पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स अप्लाइड। यस सर। तो फोर्स अप्लाइड तो kx है ब्लॉक पे। सर मुझे लग रहा है सर ब्लॉक जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसका मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, तो ब्लॉक जो है वो नहीं नहीं, फोर्स लगा। ब्लॉक देखिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है ना कि ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो उसको धकाना पड़ेगा। मतलब ब्लॉक का इनर्शिया भी तो है ना, उसकी वेलोसिटी खुद की कुछ है। सर जैसे आपने पाइप वाला केस बताया था सर, जिसमें वाटर जो है अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा था, तो उसमें देख रहे थे ना कि वाटर ही फोर्स लगा रहा है उस बॉडी पे। हाँ, तो इसमें भी सर इसका मोमेंटम चेंज तो इसका ही हो रहा है सर ब्लॉक का, तो वो वही फोर्स लगाएगा ना स्प्रिंग पे। नहीं, ब्लॉक का मोमेंटम चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। अच्छा, तो इसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो स्प्रिंग फोर्स से मतलब हाँ, स्प्रिंग करेंगे। लगा रहा है, इसीलिए हो रहा है। सर यस। सर इसी क्वेश्चन को अगर हम वो न्यूटन लॉ से करें तो सर पहले टाइम निकाल लें, कितने टाइम में उतना वो जाके v0/2 है, फिर वहां से एक्सेलरेशन और फिर वहां से dp/dt का जो एक्सप्रेशन इसमें भी डाल सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं मतलब न्यूटन लॉ से भी कर सकते हैं ना इसको? यस, न्यूटन लॉ से कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो एक्स चला है और उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई और फिर उसमें फोर्स क्या लगा है। न्यूटन लॉ तो वैलिड रहेगा ही, उससे तो आप कर ही सकते हैं। ओके। लास्ट वाले में सर जो आपने बताया था वो एंगल वाला, सर एक बार फिर से बता दीजिए ना उसको। लास्ट वाले में मैंने बताया आपको कि पूछा था कि एंगल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होना पड़ेगा, है ना। तो सपोज आपकी इधर x है और इधर y है ना। तो px में px भी 0 होगा और py भी 0 होगा। तो px 0 होगा तो क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m3 इंटू v3x। ये होगा ना, v3x मतलब इधर, है ना। यस सर। और m2 v2 जो कि y में है इज इक्वल टू m3 इंटू v3y। इधर ये v3x है और v3, समझ गए? अच्छा यस सर, हाँ, मतलब है ना। और एंगल क्या होगा फिर, थीटा एंगल हो जाएगा। थीटा एंगल निकाल सकते हो आप, v tan थीटा इज इक्वल टू v3y बाय v3x, है ना।
ओके सर। ये पूछा था। ठीक है, मिलते हैं कल। सर मैं शॉर्ट नोट भेजूंगा टेलीग्राम पे, थोड़ा चेक हाँ कर भेज लीजिएगा। दीजिए आप अजीत। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। सर ये वीडियो अपलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, ओके। सर मैकेनिक्स का क्लास कब तक चलेगा सर? मैकेनिक्स का क्लास अब जब तक कोर्स नहीं होगा जब तक चलेगा, और क्या। सर मतलब हम सर नया स्टूडेंट है सर, मतलब अब कितना परसेंट बाकी है सर अभी, मतलब सिलेबस कितना परसेंट बाकी है तो अब पढ़ा दिए? देखिए तो अभी लगभग आप ये देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक्स बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिजिड बॉडी है, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो लगभग आपका अभी 30 to 40% बाकी है। 70% हो चुका है। 60% 60 to 70 के बीच में बोल सकते हो आप, 60% बोल सकते हो आप। सर यही बाकी कुछ एक दूसरे टॉपिक एसएचएम भी बाकी है, हमारा वेरिएबल मास सिस्टम बाकी है। हाँ तो 60% हो चुका है सर। बैच सिर्फ यही है सर, मतलब और दूसरा बैच तो अभी नहीं है सर? बैच तो आप एक बार मैनेजमेंट में पूछ लीजिएगा यार, मतलब मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। ठीक है सर। ओके ठीक है, थैंक्स। ओके प्रणाम। सर स्लाइड्स क्लासेस की स्लाइड्स मैम अभी दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जो ये बोर्ड है ना, इस पे मैं पेन ड्राइव तो लोड रहता हूँ, हाँ। बट इस बोर्ड में कुछ दिक्कत हो रही है तो वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं स्लाइड्स ले नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बोल रखा है मैंने नीचे, है ना। थैंक यू सर। ओके